अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ अंकबूत बाय नूर राजपूत का 15th एपिसोड का सेकंड पार्ट लेकर। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। मकाम गर्देजी टेक्सटाइल फैक्ट्री रात का सियाह मखमली पर्दा लाहौर शहर पर छाया हुआ था और गर्देजी टेक्सटाइल का वसीओ अरीज कंपाउंड इस वक्त खामोशी में डूबा हुआ था। फैक्ट्री की बुलंदोबाला दीवारें, जिन पर धारदार तारें किसी खौफनाक ताज की तरह लगी हुई थी, और जगह जगह नस्ब चमकदार सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी का एहसास दिलाते थे। मरकजी दीवार पर रोशनी थी और कभी कभार अंदर से गश्त करते सिक्योरिटी गार्ड्स के बूटों की चाप सुनाई देती थी जो इस जमूद को तोड़ती थी। मगर आज की रात मामूल से हटकर थी। फैक्ट्री की पिछली दीवार, जो शहर की गहमा-गहमी से दूर एक वीरान सनाती पट्टी से मिलती थी और निस्बतन कम रोशन थी, आज नामालूम सायों का हदफ थी। गहरे रंग के लिबास में मलबूस, जिनके चेहरों पर नकाब थे और हाथों में दास्तानें, दो अफराद दीवार के साथ साथ दबे पांव आगे बढ़ रहे थे। उनकी हरकत व सकनात में एक ऐसी महारत थी जो जाहिर करती थी कि वो तरबियत याफ्ता हैं और किसी खास मकसद के लिए यहाँ आए हैं। उनमें से एक, जिसकी कमर पर एक छोटा सा बैग लटक रहा था और जिसके अंदाज में एक ठहरी हुई फुर्ती थी, दीवार के करीब पहुंचा। उसने बैग से एक छोटा सा धाती आला निकाला। ये कोई आम शय नहीं थी, ये कैमरा ब्लॉकर थी। आले से निकले वाली मध्यम रोशनी ने ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे को निशाना बनाया। चंद लम्हों के लिए करीब के तमाम कैमरे को तेज निगाहें गोया अंधी हो गई। रिकॉर्डिंग रुक गई, फुटेज मुंजमद हो गई। सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में शायद मामूली खराबी समझी जाएगी, क्या पता शायद महसूस ही ना हो। कैफियत जांचने के बाद दूसरे कारिंदे ने, जिसका कदरे मजबूत था, एक हल्की मगर मजबूत सी रस्सी निकाली जिसके सिरे पर एक ग्रिपिंग हुक लगी थी। एक माहिराना वार के साथ उसने हुक को दीवार के ऊपर मजबूत किनारे पर फंसाया। हुक ने अपनी जगह बनाई और उसने आस्तिकी से रस्सी को खींचकर उसकी मजबूती को परखा। इत्मीनान होने पर वो तेजी से दीवार पर चढ़ना शुरू हो गया। खारदार तारों के करीब पहुंचकर उसने मोटे कपड़े का एक टुकड़ा निकाला, जिससे एहतियात से तारों के ऊपर रखा और बगैर जख्मी हुए पार उतर गया। ऊपर पहुंचकर उसने अपने साथी के तरफ हाथ बढ़ाया और चंद ही लम्हों में दूसरा कारिंदा भी फैक्ट्री के अंदर मौजूद था। अंदर कदम रखते ही उनकी हरकत मजीद मोहतात हो गई थी। फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्से में भी गार्ड्स गश्त पर थे, मगर ये कारिंदे फैक्ट्री के लिए आउट और गार्ड्स के लिए गश्त के मामूल से वाकिफ थे। वो साई की तरह अंधेरे कोनों, मशीनों के ढेरों के पीछे और कैमरे की ब्लाइंड स्पॉट से होते हुए उन रास्तों से गुजरते रहे जहां गार्ड्स की आमद दरफ्त कम थी और उनके कदमों में कोई आवाज़ नहीं थी। उनकी सांसें भी गोया थम सी गई थी। उनका हदफ वाज़ेह था, फैक्ट्री के गोदाम, जहां रुई के नर्म आतिशगीर ढेरे, रंग बिरंगे धागों के बंडल और तैयारशुदा कपड़ों के थान आसमान से बातें कर रहे थे। ये जगह आग पकड़ने के लिए सबसे ज़्यादा हसास थी। गोदामों तक पहुंचकर उन्होंने अपने साथ लाए हुए कैस्ट्रोल से एक खास तेज बू वाला खामोशी से निकालना माया शुरू किया। ये आतिशगीर मादा था जो हवा में तेजी से तहलील होकर अपनी बू फैलाता रहता था। उन्होंने इस माया को रुई के ढेरों की गहराइयों में, धागों के बंडलों के बीच और कपड़ों के थानों में छिड़कता। उनका मकसद सिर्फ आग लगाना नहीं था, बल्कि उसे तेजी से फैलाना था। उन्होंने इस बात का यकीनी किया कि माया ऐसी जगह पर डाला जाए जहां से शोले बुलंद होने में देर न लगे। फौरी तौर पर चिंगारी दिखाने की बजाय उन्होंने एक बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर छोटे बैटरी से चलने वाले आलात नस्ब किए। टाइमर डिवाइसेस एक मखसूस वक्त के बाद चिंगारी पैदा करने के लिए सेट किए गए थे। मकसद वाज़ेह था, उन्हें जाए वक़ा से दूर जाने का मौका मुकम्मल मिलना चाहिए। उन्होंने एक या दो नहीं बल्कि माताद गोदामों और प्रोडक्शन एरिया के हिस्सास हिस्सों में ये आलात नस्ब किए थे, ताकि आग एक जगह से नहीं कई जगहों से बेक वक्त बढ़ के और इस पर काबू पाना नामुमकिन हो जाए। अपना काम मुकम्मल करने के बाद उनके कदम तेजी से मुड़े, उसी रास्ते से, उसी खामोशी और फुर्ती से जिस तरह वो अंदर आए थे वो वापस निकल गए। दीवार फलांग कर वो बाहर की तारीकी में ऐसे गायब हो गए जैसे कभी मौजूद ही नहीं थे। गर्देजी टेक्सटाइल का वसीअ कंपाउंड एक बार फिर बज़ाहिर खामोशी और सुकून में डूबा हुआ था, मगर ये सुकून आर्जी था। उनके जाने के कुछ देर बाद फैक्ट्री के अंदर, जहाँ सन्नाटा पहले से
गहरा हो गया था। पहले एक मध्यम सी चिंगारी उठी, फिर एक छोटा सा शोला भड़का, फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह। टाइमर डिवाइसेस अपना काम कर रही थी। रुई और कपड़ों जैसे आतिशगीर मवाद की बदौलत आग ने लम्हों में शिद्दत पकड़ी। छोटे छोटे शोले डेवहेकल अंगारों में बदलने लगे। धुएं के काले घूमते हुए बादल फैक्ट्री की छतों से उठकर रात के आसमान में फैलने लगे। कुछ देर बाद जब आग की तपिश और धुएं के गहरी बादल सिक्योरिटी गार्ड्स और स्मोक डिटेक्टर्स तक पहुंचे तो फैक्ट्री के सायरन गूंज उठे। उनकी खौफनाक चीख ने रात के सकूत को पारा पारा कर दिया। कंपाउंड में अफरा तफरी फैल गई। गार्ड्स भाग दौड़ करने लगे। नींद से बेदार होने वाले मजदूर और इत्मीनान आमला भी फैक्ट्री की तरफ लपके। उन्होंने आग बुझाने वाले आलात इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश की, मगर आग फैलाव इनके बस से बाहर था। हर गुजरते लम्हे के साथ शोले बुलंद हो रहे थे और धुएं के बादल घने होते जा रहे थे। फायर ब्रिगेड्स को इत्तला दी गई, मगर जब तक वह पहुंची, गर्देजी टेक्सटाइल का एक बड़ा हिस्सा जहन्नम का मंजर पेश कर रहा था। इमारत की खिड़कियों से आग के शोले बाहर निकल रहे थे और अंदर से आने वाली करकरी आवाज़ें तबाही का ऐलान कर रही थीं। उसी वक्त शहर के दूसरे किनारे पर रईस मैंसन के वसी कमरे में रईस औरंगजेब एक कुर्सी पर बैठा था। उसकी जैकेट उतर चुकी थी, शर्ट के ऊपर के कई बटन खुले हुए थे, बाल बिखरे, जबकि उंगलियों में दबा सिगार धुआं धुआं हो रहा था। उसके गिर्द खामोशी थी, मगर जहन में उभरने वाली चीखें आज भी वाज़ेह थीं। ये सालों पहले की थी, जो आज तक नहीं गई थी। मगर उसके कान अपने फ़ोन की घंटी के मंतज़िर थे। उसका चेहरा पुरसकून था, मगर आंखों में एक गैर मामूली चमक थी। बिलाखिर फ़ोन की घंटी बजी। उसने एक लम्हे का तवक्कुफ़ किया और फिर कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ उसके कारिंदे की आवाज़ थी, सरसराती हुई, मगर फतेह के एहसास से पुर। जश्न का आगाज़ हो चुका है। उसके चेहरे पर एक पुर इसरार शफ़ाक मुस्कुराहट फैल गई। उसने फ़ोन बंद कर दिया और एक सिगार का कश लेने के बाद उसे एशट्रे में रखते हुए वो उठकर दीवार की खिड़की में आ खड़ा हुआ। एक नज़र जगमगाते शहर को देखा और फिर आसमान की जानिब रुख किया। माल का बदला माल, आग का बदला आग। उसके दुश्मन की मायाशी कमर तोड़ने का पहला मरहला कामयाबी से हमकिनार हुआ था। आग के शोले जो इस वक्त गर्देजी टेक्सटाइल को निकल रहे थे, उसे अपनी फतेह के जश्न की पहली लहर महसूस हो रहे थे। जबकि दूसरी जानिब फ़ोन करने वाले परिंदे अपने चेहरे से मास्क उतार दिया और रुख मोड़कर फैक्ट्री को देखा। गर्देजी टेक्सटाइल के शोलों में इसके चेहरे पर कुछ वाज़ेह हुआ, एक निशान, हाँ, बाएं गाल पर मौजूद वो टाकों का निशान वाज़ेह था। वक्त अगला दिन सुबह। मकाम मनार फैशन कंपनी, वेटिंग एरिया और बालाई हाल। फजर अपने ऑफिस से बाहर निकली। आज का दिन खासा मसरूफ़ था। गर्देजी टेक्सटाइल में आतिशदगी की खबरें हर तरफ थीं और उनके अपने प्रोजेक्ट्स, खास तौर पर नए टेंडर का काम तवज्जो का मरकज़ था। वो किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में ऑफिस से निकलकर वेटिंग एरिया की जानिब बढ़ी, जो वसीओ अरीज़ और निहायत नफासत से सजाया हुआ था। जदीद आर्ट पेंटिंग्स दीवारों की जीनत थी और मुख्तलिफ मुजस्मे कोनों में रखे थे। उसी नफीस माहौल में उसकी नज़र एक गैर मुतवफ़्फ़ा मेहमान पर पड़ी। वो ठिठक गई। एक दुबली पतली सी लड़की, सियाह गर्दन तक आते बालों वाली, गहरी चमकती हुई आंखों वाली, जैसे किसी ने उनमें सितारे भर दिए हो। वो एक स्लीवलेस फ्रॉक पहने हुए थी और उसके पाँव शूज़ में कैद थे। वो पीछे दोनों हाथ बांधे निहायत तवज्जो से एक डिज़ाइनर की बातें सुन रही थी, जो उसे वहाँ मौजूद आर्ट पीसेस के बारे में बता रहा था। चेहरा मानूस लगा। फजर ने गौर किया तो चौंक गई। ये रूही थी, सफदर की छोटी बहन, वही रूही जिसका कल रात 15वां सालगिरह मनाई गई थी। फजर ने रिसेप्शन पर मौजूद लड़की से पूछा, ये बच्ची? उसने फ़ौरन जवाब दिया, वो सफदर साहब के साथ आई है मैम, उनकी छोटी बहन है। फजर ने एक गहरा सांस लिया। सफदर आज टेंडर पर काम करना शुरू होना था। वो सफदर के ऑफिस के जानिब बढ़ी, मगर उसका ऑफिस खाली था। काम करते हुए डिज़ाइनर्स के दरमियान से गुजरकर फजर ऊपरी हॉल में आकर खड़ी हो गई। फ़ोन निकालकर सफदर को कॉल मिलाने लगी। उसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि उसकी जानिब कोई बढ़ रहा है। मुड़कर देखा तो रूही थी। वो किसी नन्ही परी की तरह खामोशी से उसके पीछे चली आई थी। रूही ने कोई सलाम नहीं किया, कोई तमहीद नहीं बांधी, बस साफ कोई से काम लिया। अकब से रूही की आवाज़ उभरी, जिसमें बच्चों की सी मिठास नहीं, बल्कि एक छोटी उम्र में गैर मामूली पेचीदगी थी। सफदर भैया ज़रूरी काम से गए हैं। फजर ने फ़ोन कान से हटा लिया। रूही ने उसके चेहरे के तासुरात पढ़े बगैर बात जारी रखी। मुझे मनार देखना था, इसलिए मैं आ गई।
वो हॉल में रखे एक सोफे पर बैठ गई, निहायत इत्मीनान से टांग पर टांग जमाए और गर्दन हल्की सी अकड़ाई, जैसे दुनिया की सबसे अहम शख्सियत हो। फजर ने उसे देखा। उसके अंदाज, बैठने के ढंग में एक अजीब सी खुद एतमाद थी जो उसकी उम्र में मेल नहीं खाती थी, या शायद खाती थी। फजर को उसमें जानी पहचानी झलक नजर आई। उसने सर हिलाकर वहाँ से निकलने का इरादा किया। ये बच्ची सफदर की जिम्मेदारी थी, वो यहाँ रुक कर क्या करती। मगर उसके अकब में फिर रूही की आवाज़ गूंजी, इस बार ज़्यादा बराह रास्त एक सवाल की सूरत में। मैं 15 साल की हूँ, आपको क्यों लगा मैं डोल से खेलूंगी? फजर ठिठक कर रुक गई। हाँ, कल रात उसकी सालगिरह के तोहफे में एक गुड़िया भी थी। उसके नज़दीक तो रूही एक बच्ची ही तो थी। रूही ने उसकी हैरत को नज़रअंदाज करते हुए अगला जुमला कहा। वो उसी तरह सोफे पर बैठी रही, गर्दन अकड़ाए। आप मेरे लिए मकड़ियाँ लिया आती तो मुझे अच्छा लगता। इस बात पर फजर को वाकई पलटना पड़ा। उसने हैरत से रूही को देखा, जो उसे ही देख रही थी। उसकी सियाह आंखों में एक अजीब सा स्पार्क था। उसके कंधे से एक छोटा सा नफीस बैग लटक रहा था। रूही ने गोया फजर के दिल में झांक लिया था। मुझे पता है आपको मकड़ियाँ पसंद है और मुझे भी पसंद है। फजर को फौरन होश आया। ये कैसी बातें कर रही थी बच्ची? मकड़ियाँ? ये बच्चों की बातें नहीं हैं। फजर ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। मकड़ियाँ जहरीली होती हैं, उन्हें पसंद नहीं करते, ये खतरनाक हैं। वेल, मैं 15 साल की हूँ, बच्ची हूँ भी नहीं। उसने इत्मीनान से अपने बैग से जिप खोली और अंदर से एक चीज़ निकाली। ये एक छोटा सा ग्लास चौकोर जार था और जार के अंदर एक जिंदा मकड़ी। फजर पहली बार वाकई चौंकी। उसका मुंह हैरत से खुला रह गया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि यह मासूम सी दिखाई देने वाली बच्ची अपने साथ ऐसी चीज़ें लेकर घूमती होगी। ये बच्चों का खेल नहीं है, फेंको उसे, ये काट लेगी। वो नामहसूस अंदाज में उसकी जानिब बढ़ी। रूही ने कोई रद्द अमल नहीं दिया। उसने हाथ वापस खींच लिया। वो अब मकड़ी वाले जार को वापस एहतियात से बैग में डाल रही थी, जैसे ये कोई मामूली खिलौना हो। फजर ठिठक कर वहीं रुक गई। उसे बच्ची की बेखौफी और अजीब पसंद उसे शिशोपंच में डाल रही थी। बेशक वो मकड़ी जहरीली नहीं होगी, मगर लड़कियां तो डरती हैं, फिर वो क्यों नहीं डर रही थी? रूही ने बैग बंद किया और एक बार फिर फजर की आंखों में देखा। उसकी आवाज़ में एक तजस्सुस था, गोया वो अपना इल्म बांटने को बेताब हो। मकड़ियाँ इतनी बुरी नहीं होती, इन्हें समझना चाहिए। उसकी पटर पटर चलती जवान ने फजर को वाकई लाजवाब कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस गैर मुतवक्का सूरत हाल पर क्या रद्द अमल दें। मैं आपको इनकी कहानियाँ सुनाऊं? रूही ने एक पेशकश की। फजर ने सर झटका, जैसे खुद को उस अजीब मकालमे से बाहर निकाल रही हो। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उसने रूही की आंखों में एक आखिरी नज़र डाली, जो अब भी चमक रही थी। वो मुड़ी और तेजी से वहाँ से निकलती चली गई, जबकि रूही वहीं सोफे पर बैठे उसे जाता देखती रही और फिर कुछ लम्हे बाद मुस्कुराते हुए अपने बैग को कंधे से लटकाए खामोशी से उसके पीछे लपकी, जैसे उसे मालूम था कि फजर अब कहीं नहीं जा सकती। वो फजर और उसके डिज़ाइंस के बहुत बड़ी फ़ैन थी। सफदर ने उसे कभी बताया नहीं था, मगर वो फजर रूही के लिए आइडियल जैसी थी। वो उसे देखती, उसे सुनती और उसकी तरह बात करने की कोशिश करती थी। वो उसकी जैसी बनना चाहती थी, पर कभी बात नहीं हुई थी और आज उसे मौका मिल गया था, फिर उसे ज़ाया क्यों किया जाना दिया जाता। वो अब भागते हुए फजर की रफ्तार का मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी। वहाँ काम करने वाले मुलाजिम आ जा रहे थे, कुछ फजर को देखकर सलाम कर रहे थे। फजर अब सीढ़ियाँ उतर रही थी, जबकि उसके पीछे पीछे रूही थी, जिसकी ज़बान कैंची की तरह चल रही थी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटी सी मकड़ी थी जो बहुत मेहनती और ज़हीन थी। वो हमेशा अपना जाल बनाती और शिकार करती, मगर एक दिन उसने सोचा क्यों ना कुछ नया किया जाए। मकड़ी ने एक खूबसूरत जाल बनाया जो बहुत बड़ा और मजबूत था। जब उसका जाल मुकम्मल हुआ तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने देखा कि उसका जाल बहुत बड़ा है तो उसने सोचा कि अब उसे कुछ खास शिकार करना चाहिए। उसी दौरान एक दिन एक बड़ी तितली जाल में फंस गई। मकड़ी ने सोचा कि ये तो एक खास मौका है, मगर जब उसने तितली को करीब से देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये बहुत खूबसूरत है और उसका शिकार करना सही नहीं होगा। उसने तितली को आज़ाद करने का फैसला किया। तितली ने मकड़ी का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया, मैं तुम्हें अपनी दोस्ती की पेशकश करती हूँ। मकड़ी ने खुशी खुशी उसकी दोस्ती कबूल कर ली। देखा, तमाम मकड़ियाँ बुरी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती हैं और दोस्ती भी कर लेती हैं। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? वो हाँफने लग गई थी, जबकि फजर उसकी बातों का कोई जवाब दिए बिना तेजी से आगे बढ़ रही थी। चलें, मैं आपको दूसरी कहानी सुनाती हूँ। रूही ने हार नहीं मानी थी। इस कहानी का आगाज़ उस वक्त होता है जब एक खूबसूरत जंगल में एक जहरीली मकड़ी रहती थी। उसका जहर इतना ताकतवर था कि वो अपने शिकार को फौरन बेहोश कर देती थी। दूसरे जानवर उससे डरते थे और उसके करीब आने की हिम्मत नहीं करते थे। मकड़ी अकेली रह गई थी।
और उसे बहुत ज़्यादा तन्हाई महसूस होती थी। एक दिन छोटी सी चिड़िया उसके पास आई और उसने मकड़ी से पूछा कि क्यों वो इतनी अकेली है। मकड़ी ने अपनी कहानी सुनाई और बताया कि उसकी जहरीली की वजह से सब उससे डरते हैं। चिड़िया ने कहा कि उसका जहर सिर्फ एक चीज़ है, लेकिन उसकी हकीकत यह है कि वो एक खूबसूरत और मेहरबान दिल की मालिक है। चिड़िया ने मकड़ी को समझाया कि वो अपने जहर को एक ताकत के तौर पर नहीं बल्कि एक चैलेंज के तौर पर ले। अगर वो अपने जहर की बजाय अपने खूबियों के सामने लाए तो दूसरे की जानवरों उसकी दोस्त बन सकते हैं। मकड़ी ने चिड़िया की बात सुनी और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने का फैसला किया। उसके बाद मकड़ी ने अपने जहर का इस्तेमाल सिर्फ अपने दिफा के लिए किया और दूसरे जानवर के साथ दोस्ती करने की कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे जानवर ने उसकी हकीकी खूबियों को देखा और वो सब उसके दोस्त बन गए। आखिरकार मकड़ी ने जान लिया कि दोस्ती और मोहब्बत की ताकत जहर से कहीं ज़्यादा अहम है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हमें अपनी खूबियों पर तवज्जो देनी चाहिए और दूसरों के साथ मोहब्बत और दोस्ती से पेश आना चाहिए। हमारे पास कुछ खास होना या ना हो। उसकी पटर पटर चलती जुबानी एकदम रुक गई जब फजर ने अपने ऑफिस के सामने पहुंचकर पलटकर उसे देखा। रूही की रंगत सुर्ख पड़ चुकी थी। वो फजर को देखकर मुस्कुराई। आंखों की चमक मांद नहीं पड़ी थी। वो कमर पर हाथ बांधे खड़ी थी और फजर को ही देख रही थी। ये सब झूठी कहानियां हैं, अब असली कहानी सुनो, फजर ने कदरे सर लहजे में कहा। एक दिन एक खूबसूरत तितली अपने रंग बिरंगे परों के साथ बाग में उड़ रही थी। वो फूलों की दरमियाँ चहलकदमी कर रही थी और अपनी खूबसूरती का लुत्फ उठा रही थी, लेकिन उस बाग में एक कोने में एक चालाक अनकबूत छुपा हुआ था। उसने तितली को देख लिया और सोचा कि यह एक अच्छा मौका है। अनकबूत ने अपनी जाल को बहुत ही महारत से बिछाया। उसने जाल को फूलों के दरमियाँ इस तरह लगाया कि तितली को उसके करीब आने का पता न चला। जब तितली फूलों के करीब आई तो उसे महसूस नहीं किया कि वो खतरे में है। तितली जब जाल में करीब पहुंची तो अचानक अनकबूत ने अपने तेज रफ्तार से झपटा मारा। तितली को जाल में फंसने का एहसास हुआ, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। अनकबूत ने अपनी ताकतवर टांगों से तितली को पकड़ लिया और उसे जाल में जकड़ लिया। तितली ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन अनकबूत की चालाकी और जाल की मजबूती ने उसे रोक दिया। आखिरकार अनकबूत ने तितली को अपने शिकार के तौर पर इस्तेमाल किया और अपने पेट की भूख मिटाई। उसने रुककर रूही के तासुरात को देखा, जो आंखें फाड़े उसे सुन रही थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभार खूबसूरती के पीछे खतरा छुपा होता है और हमें हमेशा मोहतात रहना चाहिए। इसलिए अब जाओ यहाँ से। अगले ही पल उसने ऑफिस में दाखिल होते दरवाज़ा बंद कर लिया। रूही वहीं खड़ी रह गई। उसके होठों पर शरीर सी मुस्कुराहट थी। चलो किसी बहाने ही सही बातचीत तो हुई। वो यूं ही पीछे हाथ बांधे वहाँ से पलट गई। रात काफ़ी हो चुकी थी। मनाली की कई मंजिला इमारत गहरी तारीकी में डूबी थी। सिवाय एक कमरे के ये स्टूडियो था। अंदर से आती रोशनी रात के पिछले पहर में किसी जजीरे जैसी लग रही थी। बाहर सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियों की गुजरने की आवाज़ आती थी और मरकजी दरवाजे पर मौजूद गार्ड्स की खांसी। बाकी हर तरफ सन्नाटा। अंदर फजर काम में मुनहमिक थी। उसने बालों को सरसरी तौर पर खुला छोड़ रखा था। एक सादा सा क्रीम रंग सूट पहने, जिसका ट्राउज़र किसी बैगी पैंट जैसा था, और घुटनों से ऊपर आती खुली शर्ट पहने खुले बालों में चश्मा सजाए वो मसरूफ सी प्यारी लग रही थी। पाँव में आरामदेह लोफर्स थे और स्कार्फ उसने उतार कर एक जानिब रखा हुआ था। वो पुतलों पर सजे कॉस्ट्यूम्स को देख रही थी। हाथ में पकड़े नोटपैड पर कुछ नोट करती जा रही थी। कॉस्ट्यूम तकरीबन तैयार थे। जल्दी उनका फोटोशूट था और मामूली तब्दीलियाँ चाहती थी, इसलिए नोट कर रही थी। उसका इरादा था कि यह काम खत्म करके ही निकलेगी, चाहे कितनी ही देर क्यों न हो जाए, इसलिए पूरी तवज्जो से काम पर थी। तभी अचानक उसे बाहर से आवाज़ सुनाई दी, किसी चीज़ के गिरने की। एक गैर मामूली आवाज़। उसका दिल धक से रह गया। रात के इस पहर एक खाली इमारत में ऐसी आवाज़। फजल जख्मों और खतरों को दूर से सूंघ लेती थी। इस पल उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कुछ गलत है, बहुत गलत। उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो कुछ पल सांस रोके हाथ में पकड़ा पेन थामे दरवाजे की जानिब देखती रही। स्टूडियो का दरवाज़ा आधा खुला था। बाहर गहरा साया था और तभी आवाज़ दोबारा आई। उस बार कदरे वाजे, जैसे कोई भारी शय फेंकी गई हो। उसका दिल बुरी तरह धड़क उठा। उस खामोशी में ये आवाज़ अलार्म बजा रही थी। क्या गार्ड अंदर आ गया है? मगर वो आवाज़ तो किसी चीज़ के गिरने की थी, कदमों की नहीं। फजर ने नोटबुक वहीं पुतलों के करीब रखी। आहिस्ता से निहायत आहिस्ता से स्टूडियो का दरवाज़ा मज़ीद खोलकर बाहर कदम रखा। ये पिछली मंजिल थी। वसी हॉल खाली था। स्टूडियो की रोशनी की वजह से अंदरूनी हिस्सा और भी ज़्यादा तारीक लग रहा था। हल्का अंधेरा था जिसमें सोफ़ों
मेज़ों और आर्ट पीसेस के मबहूम साए किसी अजीब और गरीब मखलूक जैसे दिखाई दे रहे थे। उसका दिल धक धक कर रहा था। हर तरफ गहरी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो चीख रही थी। उसके कदमों की चाप भी उसे बहुत बुलंद सुनाई दे रही थी। वो मजीद आगे बढ़ी, कदम निहायत मोहतात थे। कौन है? उसने धीमी कांपती हुई आवाज़ में पूछा, जो हॉल के वसी में गुम होकर रह गई थी। कोई जवाब नहीं आया। गार्ड्स अंकल, कोई है? उसने थोड़ी ऊंची आवाज़ में पुकारा। फिर वही खौफनाक खामोशी, सिर्फ उसके अपने दिल के धड़कने की, जो उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। क्या गार्ड अपनी जगह पर नहीं है या कुछ हो गया है? वो चलते हुए एक राहदारी की तरफ पहुंची, जो बड़ी खिड़कियों की जानिब जाती थी। राहदारी के करीब एक मेज़ रखा था और उस पर एक छोटा सा मुजस्मा रखा था, जो ब्रॉन्ज और रेजिन का बना हुआ था। उसकी नज़रें हर तरफ घूम रही थी, अंधेरे में किसी भी हरकत को भांपने की कोशिश कर रही थी। साथ वाली खुली खिड़की से ठंडी हवा का एक झोंका अंदर दाखिल हुआ। हवा से उसके बाल चेहरे पर अड़े। चांद की रोशनी खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी और उस पल उसका वजूद इस मध्यम पुरअसरार रोशनी में निहाया हुआ था। एक लम्हे को उससे सुकून का एहसास हुआ, मगर ये सुकून पल भर का था। इससे पहले वो कोई और हरकत करती, कुछ सोचती, कोई आवाज़ निकालती, अचानक उसकी गर्दन पर एक ठंडी सख्त चीज़ का लम्स महसूस हुआ। पिस्तौल की ठंडी नोक और साथ ही उसके कान के करीब एक सरगोशी गूंजी, पुरअसरार और खतरनाक। हिलना मत वरना मारी जाओगी। फजर का सांस हलक में अटक गया, जिस्म सुन हो गया। वो जम कर रह गई। सिर्फ उसके दिल की धड़कन थी जो अब तूफानी रफ्तार से उसके सीने में हथौड़े की मार रही थी। वो अकेली थी उस तारीख खामोश इमारत में, एक नामालूम खतरे की जद पर। फजर का सांस हलक में अटका हुआ था। उसकी पुश्त पर पिस्तौल की ठंडी सख्त नोक महसूस हो रही थी। दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी थी, मगर जिस्म मुंजमद हो गया था। वो पत्थर की मूर्ति की तरह साकित खड़ी थी, आंखें अंधेरों में मबहूम साए तलाश कर रही थी। उसके कान के करीब वही पुरअसरार दबी दबी मगर जहर आलूद आवाज़ गूंजी। इस बार आवाज़ में एक तल्ख तमस्कर था। तुम्हें क्या लगा था फजर मराज? तुम्हें क्या लगा था तुम दूसरों को बर्बाद करके खुद आबाद हो जाओगी? फजर की पेशानी पर पसीने के कतरे चमक उठे, बावजूद उसके कि खुली खिड़की से आती हवा खनकी दे रही थी। खौफ की एक शदीद लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई थी, मगर अजीब बात यह थी कि उस खौफ के बावजूद उसका तरबियत याफ्ता दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो जानती थी कि मज़ाहमत बेकार है, चीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। वाहिद रास्ता बात करना है, वक्त हासिल करना, सूरत हाल को समझना। उसने बमुश्किल अपनी कांपती हुई आवाज़ पर काबू पाया, अल्फाज हलक से बमुश्किल बाहर निकाले। कौन हो तुम? पिस्तौल की नोक हल्की सी दबी, जैसे ये सवाल हमलावर को पसंद आया हो। एक धीमी सर्द हंसी सुनाई दी, ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ इंतकाम की आग थी। कौन? आवाज़ गूंजी। मैं तुम्हारा माजी का वो बुरा साया हूँ जिसे तुमने पीछे छोड़ दिया, जिसे तुम भूल गई थी। मगर साए कभी पीछा नहीं छोड़ते फजर मराज, ख़ास तौर पर वो जो तुम्हारी अपनी ही गलतियों के साए हों। मासी का साया? फजर का जहन तेजी से अपने कारोबारी मामलात, अपने फैसले, अपने मुकाबलेदार सबको खंगालने लगे, मगर कोई चेहरा वाज़ेह नहीं हो रहा था। क्यों आए हो यहाँ? फजर ने अगला सवाल किया। आवाज़ अब कदरे मुस्तहमिल थी, गो के उसमें खौफ अब भी मौजूद था। आवाज़ में अब भी कोई दबाव नहीं था, वो बराह रास्त शफ़ाक और ख़तरनाक थी। क्यों आया हूँ? तुम्हें ख़त्म करने आया हूँ, तुम्हारी कहानी ख़त्म करने आया हूँ। ये मनार फैशन कंपनी, तुम्हारी सारी मेहनत सब खाक में मिलाने। उसके लहजे में ऐसी नफरत थी कि फजर की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मेरी कहानी? फजर ने दोहराया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया। ज़रूरी नहीं कि नुकसान जानबूझकर ही हो। आवाज़ ने फजर की बात काटी। तुम्हारे फैसले, तुम्हारी चालें, तुम्हारे बेरहमाना बिजनेस प्लान्स, इन्होंने किसी की दुनिया उजाड़ दी है, किसी का सब कुछ छीन लिया है, किसी को जिंदा दरगोर कर दिया है। फजर के सामने अंधेरा छा गया, खौफ और उलझन का अंधेरा। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया है। मुकाबलेदारी सख्त होती है, मगर क्या उसने किसी को इस हद तक तबाह कर दिया था कि वो इस तरह इंतकाम पर उतर आए? मैं नहीं जानती तुम किसकी बात कर रहे हो, फजर ने सच कहा। जल्द जान जाओगी, आवाज़ गहरा आई, या शायद तुम्हें जानने का मौका ही ना मिले। पिस्तौल की नोक गर्दन पर कदरे ज़्यादा दबी। फजर को लगा जैसे उसकी सांस रुक गई जाएगी। ठंडे लोहे का लम्स मौत की तरह महसूस हो रहा था। हवा का ठंडा झोंका अब किसी सर्द हाथ की तरह लग रहा था, जो उसे छू कर बता रहा हो कि यह रात उसकी आखिरी हो सकती है।
तुम गलत फहमी का शिकार हो, फजल ने हिम्मत करके कहा। उस सब का कोई फ़ायदा नहीं, पुलिस तुम्हें ढूंढ निकालेगी। हमलावर फिर हंसा। पुलिस? जब तक पुलिस यहाँ पहुँचेगी बहुत देर हो चुकी होगी फजल महाराज, तुम्हारा अंजाम लिखा जा चुका है। फजल ने थूक निकल कर गला तर किया। तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया। आवाज़ हतमी थी, उसमें अब कोई शरारतन लहजा नहीं था, सिर्फ संग दिली थी। अब सिर्फ हिसाब चुकाना है। जो तुमने दूसरों से छीना है वो मैं तुमसे छीनूंगा, तुम्हारा ज़िंदगी। फजल ने महसूस किया कि उस शख्स के मज़ीद बात करना शायद बेसूद है। ये कोई समझदार इंसान नहीं, कोई इंतकाम की आग में जलता हुआ दुश्मन है। इसकी नज़रें तेज़ी से अंधेरे में कोई रास्ता, कोई बचाव का जरिया तलाश करने लगी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, गोया सीना तोड़कर बाहर निकल आएगा। गर्दन पर मौजूद ठंडी नोक उसे मुसलसल मौत का एहसास दिला रही थी। अंधेरा हॉल में सिर्फ चांद की मध्यम रोशनी, ठंडी हवा की सरसराहट, फजर के दिल की धक धक और उस पर पुरअसरार शख्स की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और उसके जहन में गूंजने वाले अल्फाज, तुम्हें ख़त्म करने आया हूँ। वो एक ऐसे खतरे के जद में थी जिसे वो ना देख सकती थी, ना पहचान सकती थी, सिर्फ महसूस कर सकती थी, मौत का सर्द एहसास। फजल का दिमाग एक अजीब सी तेज़ी से काम कर रहा था। वो जानती थी कि अब उसके पास वक्त बहुत कम है। उसका जिस्म साकित था, पत्थर की तरह जमा हुआ, मगर दायां हाथ ना महसूस अंदाज में करीब रखे मेज़ पर मौजूद ब्रॉन्ज के मुजस्मे पर आ चुका था। ये एक भारी ठोस चीज़ थी, एक आखिरी उम्मीद, एक आखिरी मौका। उसने उंगलियां मुजस्मे पर मजबूती से जमाई। पीछे मौजूद शख्स ने गोया अपना फैसला कर लिया था। उसकी दबी दबी ज़ेर आलूद आवाज़ हतमी थी, तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया, अब सिर्फ हिसाब चुकाना है। फजल ने महसूस किया कि उसकी गिरफ्त सख्त हो रही है। पिस्तौल की नोक उसकी जिल्द में चुभने लगी थी, उंगली ट्रिगर पर जा रही थी। मौत का सर्द पंजा उसे जकड़ने को तैयार था। फजल ने जबलतन सर को एक तरफ झटकने की कोशिश की। एक आखिरी लम्हे मज़ामत, मगर गिरफ्त मजबूत थी। उससे पहले कि गोली चलती, इससे पहले कि उसकी ज़िंदगी की कहानी ख़त्म होती, फजल ने एक हिस्यानी अचानक हरकत की। वो एक झटके से खुद को मोड़ा। दायां हाथ पूरी कुव्वत से बुलंद हुआ। उसने हाथ में पकड़ा ब्रॉन्ज और रेजिन का वजनी मुजस्मा पूरी कुव्वत से पीछे खड़े शख्स के सर पर दे मारा। यह वार इंतहाई गैर मुतवक्का था। हमलावर दर्द से कर रहा, मगर वो पूरी तरह बेकाबू नहीं हुआ था। पिस्तौल हाथ से छूटकर अंधेरे में गिरा, मगर गिरते गिरते उस शख्स ने फजल के बाजू को झटके से पकड़ लिया। एक लम्हे को दोनों में खींचातानी शुरू हो गई, मगर फजल रुकी नहीं। उसके अंदर का खौफ एकदम एक शफ़ाक अफरीत में बदल गया था। ये मरने और मारने का लम्हा था। उसका मरने का कोई इरादा नहीं था। वो जानती थी कि ज़रा सी भी ढील उसकी मौत का बास बनेगी। उसने पागलों की तरह हसियानी अंदाज में उसी वजनी मुजस्मे से सामने लड़खड़ाते शख्स पर वार करने शुरू कर दिए। एक के बाद एक वार पूरी कुव्वत से मुजस्मे उसके हाथों में जानवरों की तरह जिंदा हो गया था। वो उसे घुमाती, उठाती और ज़ोर से मारती। वो शख्स मज़ाहमत कर रहा था। उसके हाथ फजल के बाजू कंधों पर पड़ रहे थे। अंधेरे में एक हौलनाक कशमकश जारी थी। वो फजल को खुद से दूर धकेलने, उसके हाथ से मुजस्मे छीनने की कोशिश कर रहा था, मगर फजल के वार इतने शदीद थे कि वो पूरी तरह खड़ा ना हो सका था। लड़खड़ाते हुए वो दोनों करीब के मेज़ से टकराए। मुजस्मा फाइलें नीचे गिरी। फजल का हाथ मेज़ के किनारे से रगड़ा खा गया था। एक तेज़ दर्द की लहर उठी, मगर उसे महसूस करने का वक्त नहीं था। उस शख्स का एक वार फजल के चेहरे पर लगा, शायद उसके हाथ की पुष्ट, जिससे उसके जबड़े में शदीद दर्द हुआ, मगर उसने गिरफ्त नहीं छोड़ी। उसकी आंख के सामने खून उतर आया था और फजल अब वार करते हुए चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ खौफ, गुस्से और मलकियत की एहसास का एक खौफनाक मलगूबा थी। ये मेरी सल्तनत है। वो दहाड़ती हुई हर वार के साथ उसकी आवाज़ में शिद्दत आती। ये मेरी है। धड़म मुजस्मा लगा। वो शख्स लड़खड़ाया, ये मैंने बनाई है। एक और ज़र्ब, वो गिरने लगा। कोई उसे मिटा नहीं सकता, कोई नहीं। उसकी चीखें खाली हॉल में गूंज रही थी। हर ज़र्ब के साथ, हर चीख के साथ उसके अंदर की ज़बलत बका उसे मज़ीद ताकत दे रही थी। वो अब खौफज़दा औरत नहीं थी। वो अपने वजूद, अपनी मेहनत, अपनी सल्तनत का दिफा करने वाली एक ऐसी कुव्वत थी जो किसी भी हद तक जा सकती थी। वो मलका मलून थी। वो तब तक वार करती रही, तब तक मारती रही, जब तक मुजस्मे की मतवातिर ज़रबों से उस शख्स का जिस्म ढीला पड़कर साकित बेजान नहीं हो गया, जब तक उसके सर से खून का फव्वारा उबल कर नहीं पड़ा था और उसका फर्श पर पड़ा वजूद पहचानने के काबिल नहीं रहा था। मुजस्मा उसके हाथों में खून से लथपथ था।
आखिरी वार करने के बाद फजर हाँफती हुई, लरजती हुई उसके बेजान वजूद से खड़ी हुई थी। उसके हाथ में खून आलूद मुजस्मा था। उसके चेहरे, उसके कपड़ों पर खून की छींटें थीं, बाजू पर खराशें थीं, जबड़ों में दर्द और जिस्म पर कहीं और भी ज़रबात के निशान थे। मगर वो जिंदा थी, वो जिंदा बच गई थी। उसने एक जान ले ली थी, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सल्तनत को बचाने के लिए। उसके दिल में वहशत और फातह का एक खौफनाक इंतज़ाज था। अंधेरा हॉल में सिर्फ उसकी तेज़ सांसों की आवाज़, उसके दिल के धड़कन और मौत की खामोशी थी। उसने खुद को बचा लिया था, मगर उसकी कीमत बहुत खौफनाक थी। नाम था फजर मराज, कमज़ोरी थी पहचान। तुम उससे पहचान छीन कर देखो, तुम्हें चीड़ फाड़ खा जाएगी। मनार में छाई ये खामोशी ज़्यादा देर कायम नहीं रही। दूर से सायरन की गूंज सुनाई दी, पहले मध्यम फिर तेज़ होती हुई। नीली और लाल रोशनियां इमारत के बाहर चमकने लगी। पुलिस पहुंच चुकी थी, दरवाजे खुले, वर्दी पोस एहलकार एहतियात से असला संभाले अंदर दाखिल हुए। उनकी ताकतवर टॉर्च की रोशनियां अंधेरे हॉल में नाचने लगे, साए भागने लगे। एक रोशनी फर्श पर पड़ी, बेजान ढेर पर पड़ी। एक लम्हे को वो रुक गए। उनके चेहरों पर हैरत, फिर संजीदगी आई। उन्होंने वायरलेस पर कुछ कहा, यहाँ एक लाश है। फिर बाहर से किसी और ऑफिसर की बुलंद आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ इस्तराब था, सर बाहर 2 लाश हैं, गार्ड और केयरटेकर दोनों। फजर को एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक शख्स नहीं था जो अंदर आया था, ये एक मंजम खौफनाक हमला था। बाहर का पहरेदार, ऑफिस की देखभाल करने वाला, वो दोनों भी मारे गए थे। एक सर्द लहर फजर के वजूद में दौड़ गई। रफ्ता रफ्ता हॉल पुलिस एहलकारों से भरने लगा। जाए वक़ा को महफूज किया जा रहा था। फॉरेंसिक टीम्स पहुंच चुकी थी, रोशनी के इंतज़ाम किया गया। उस सारी गहमा गहमी के बीच फजर एक जानिब खड़ी रही, खून आलूद हाथ में मुजस्मा था। मैं कुछ देर बाद सफदर की फैमिली पहुंची। उनके चेहरों पर परेशानी और सदमा था। सफदर भी उनके साथ था। उसकी आंखों में हौल था। कंपनी के कुछ सीनियर मैनेजर्स भी आ गए थे। उनके चेहरों पर तफ्तीश और बेयकीनी थी। हॉल के एक किनारे पर एक सोफे पर फजर बैठी थी। किसी मेहरबान हाथ ने शायद उसके हाथ से मुजस्मा ले लिया था और उसके कंधों पर एक स्कार्फ लपेट दिया था। वो साकित थी, जिस्म ढीला, आंखें खाली। उसके कपड़े, उसके हाथ, उसका चेहरा सब खून के छींटों से रंगा हुआ था। वो किसी पत्थर के बुत की तरह दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में बाकी मानदा रोशनी भी जैसे उस होलनाक हादसे के बाद चली गई थी। बाहर मीडिया वाले भी आ चुके थे। कैमरा फ्लैश लाइट्स मुसलसल चमक रही थी। अंदर लाश की तस्वीरें ली जा रही थी। जाए बका का बारीकी बनी से मायना किया जा रहा था। सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में पुलिस एहलकार कैमरा रिकॉर्डिंग देख रहे थे। वो लम्हात जब कैमरा जाम हुए थे, जब हमलावर अंदर दाखिल हुए थे, और शायद आखिरी लम्हात की धुंधली खौफनाक झलक। फजर से बार बार सवाल पूछे जा रहे थे। एक पुलिस ऑफिसर उसके सामने बैठा कभी नरमी से, कभी कतरे सख्ती से उसे झिंझोड़ने की कोशिश कर रहा था। आपका नाम? खामोशी। ये शख्स कौन है? आप उसे जानती हैं? खामोशी। ये सब कैसे हुआ? आप कैसे बची? खामोशी। मैनेजर फिक्रमंदी से उसे देख रहे थे। सफदर की फैमिली के चेहरों पर तरस के साथ उलझन थी। मीडिया की कैमरे की फ्लैश उसके खून आलूद चेहरे पर पड़ रही थी, मगर फजर को कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो गूंगी हो गई थी। उसके अंदर खौफ ही खौफ था। उस खौफ ने उसे मुजम्मिद कर दिया था। उसके दिमाग में सिर्फ वही आखिरी लम्हात घूम रहे थे। ठंडी नोक, खून, चीखें और वो मुजस्मा, वो जंग जो उसने अपनी जान बचाने के लिए लड़ी थी। उसने एक जान ले ली थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये एक ऐसी हकीकत थी जिसने उसके वजूद की जड़ें हिला दी थी। वो बस बैठी रही, खून आलूद, खामोश, अपनी ही सल्तनत की तबाहशुदा किनारे पर। आंखों में कोई चमक नहीं थी, चेहरे पर कोई तासुर नहीं, सिर्फ खौफ और सदमे की गहरी, कभी न मिटने वाली छाप। वो अब फजर नहीं थी जो कुछ घंटे पहले स्टूडियो में कॉस्ट्यूम को देख रही थी। ये फजर मुख्तलिफ थी। उसने एक जान ले ली थी। रात का पिछला पहर था। शहर अब भी पूरी बेदार नहीं हुआ था। निजी हॉस्पिटल की राहदारी में गहरी खामोशी तारी थी, जिसे सिर्फ दूर से आती मशीनों की मध्यम बीप या कभी कभार किसी नर्स के कदमों की चाप तोड़ती। फिजा में दवाइयों और डिसइंफेक्ट की बू रची बसी थी। एक कमरे के बाहर, जिसका दरवाज़ा नीम हुआ था, एक जवान शख्स साकित खड़ा था। उसके चेहरे पर थकन, परेशानी और गहरा सदमा था। ये अरसल था, बुरहान गर्देजी का इकलौता बेटा। वो 3 साल बाद पाकिस्तान लौटा था और आते ही उसे अपने खानदानी कारोबार की तबाही और वालिद की ये हालत देखनी पड़ी थी। वो कमरे के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसके कदम जम गए थे।
बस दरवाजे के बाहर खामोश खड़ा अंदर झांक रहा था। अंदर हॉस्पिटल के सफ़ेद बेड पर बुरहान गर्देजी लेटे थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। सांसों की रफ्तार धीमी और बेकायदा थी। एक हाथ में कनोला लगा था, जिसके जरिए ड्रिप उनके जिस्म में जा रही थी, और सीने पर मॉनिटर की तारें लगी थी जो दिल की धड़कन को रिकॉर्ड कर रही थी। दिल का दौरा शदीद था। डॉक्टर्स के मुताबिक ये किसी गहरे सदमे का नतीजा था। गर्देजी टेक्सटाइल में लगने वाली आग की खबर और उससे होने वाले करोड़ों के नुकसान ने उनके आसाब को बुरी तरह मुतासिर किया था। वो अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत को यूं एक रात में राख बनते देखकर ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके थे। वो लोग लुट गए थे। फैक्ट्री की इमारत तबाह, खाम माल और तैयारशुदा माल जलकर खाकस्तर, मशीन पिघल गई। करोड़ों की मालियत का नुकसान था, और इससे बढ़कर मार्केट से नए प्रोजेक्ट्स के लिए लिया गया भारी कर्जा। वो सब कुछ अब महज कागज़ का टुकड़ा रह गया था, जिसके नीचे कुछ नहीं था। अरसल के जहन में सिर्फ चंद घंटे पुरानी खबर घूम रही थी। आग, फैक्ट्री तबाह, करोड़ों का नुकसान, कर्जा, नए प्रोजेक्ट्स, सब खाक में मिल गया था। और फिर वालिद को दिल का दौरा। उसे ये सब किसी डरावने ख्वाब जैसा लग रहा था। अरसल के लिए इस पर यकीन करना मुश्किल था। उनके वालिद बुरहान गर्देजी लाहौर के बिजनेस हलकों में एक नेक नाम, दयानतदार और कामयाब शख्सियत समझे जाते थे। उन्होंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, कभी गलत काम नहीं किया था। बचपन से अरसल उन्हें मेहनत और असूल पसंदी की अलामत समझता आया था। फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? उनकी मेहनत, उनकी विरासत, उनका सब कुछ क्यों यूँ एक रात में ख़त्म हो गया था? क्या ये महज एक हादसा था या इसके पीछे कुछ और था? अरसल नहीं जानता था। उसे अपने वालिद के माजी के फैसलों की खबर नहीं थी। वो नहीं जानता था कि बिजनेस की दुनिया में कभी कभी आगे बढ़ने के लिए ऐसे फैसले भी करने पड़ते हैं जिनकी कीमत आने वाले वक्तों में चुकानी पड़ती है। वो नहीं जानता था कि उसके बाप ने सालों पहले क्या कुछ किया था, क्या वादे तोड़े थे, किस किस को पीछे छोड़कर आगे बढ़े थे। वो नहीं जानता था कि जो बीज कल बोए गए थे आज वो इतना इंतकाम की आग बनकर फसल की तरह सामने आ रहे थे। वो नहीं जानता था कि ये आग महज एक हादसा नहीं थी, ये किसी का निहायत शफ़ाक और सोचा समझा इंतकाम था। एक ऐसा इंतकाम जिसकी बुनियाद बुरहान गर्देजी ने खुद अपने हाथों से रखी थी। अरसल वहीं खड़ा रहा। हॉस्पिटल की राहदारी, खामोशी और अंदर कमरे में मशीनों की मध्यम बीप की शोर में दरमियान वो अपने वालिद की तकलीफ ज़दा पीले चेहरे को देखता रहा। उनके सीने पर दिल के मॉनिटर पर बनती लहरें उनकी ज़िंदगी का हिसाब दे रही थी। अरसल के दिल में दुख था, गुस्सा था और एक ना समझ आने वाले सवाल, क्या वाकई उनके वालिद ने ऐसा कुछ किया था जिसकी सज़ा आज उन्हें इस तरह मिल रही थी? क्या कामयाबी वाकई इतनी बेरहम होती है? वो नहीं जानता था, और फिलहाल उसे सिर्फ अपने वालिद को बचाना था। बाकी सब कुछ बाद में देख लेगा। उसने एक लंबी सर्द सांस ली और आखिरकार कमरे के अंदर कदम रखा। हॉस्पिटल की खामोशी में एक और गमज़दा रूह का इजाफा हो गया था। सुबह का कोई बेवक्त पहर था। रात की स्याही आखिर हिचकियाँ ले रही थी और आसमान पर एक बेरंग उदास रोशनी फैल रही थी। फजर को सफ्तर की गाड़ी उसके घर के गेट पर छोड़ गई थी। सड़क पर गहरी खामोशी थी। सिर्फ दरख्तों में छिपे परिंदों की मध्यम सी चहचहाहट सुनाई दे रही थी, जो उस रात के हौल से बेखबर थी। रास्ते भर सफ्तर ने उसे बहुत कुछ कहा था, उसका बाजू थपथपाया था, उसे मुसलसल देखा था, तसल्ली देने की नाकाम कोशिश की थी। रिलैक्स रहना फजर, फिक्र मत करना, तुम बच गई, सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज़ परेशान थी, मगर फजर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो गाड़ी की सीट पर बैठी थी रही, एक बेजान शय की तरह। उसका वजूद वहाँ था ही नहीं। उसका जहन खाली था, या शायद इतना भरा हुआ था कि अब किसी नए लफ्ज़, किसी नए सोच, किसी नए एहसास को कबूल करने को तैयार नहीं था। वो जैसे रोबोट बन गई थी। आंखें सामने जमी हुई थी, मगर उनकी पुतलियाँ किसी चीज़ पर मरकूज नहीं थी। अंदर का मंजर, वो हौलनाक मंजर, उन पर जम गया था। घर खामोश था, एक गहरी बेखबर खामोशी। अम्मा और बानो दोनों अपने कमरों में शायद गहरी नींद सो रही थी। उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी फिजों पर क्या बीती है। बाकी खाली घर साए साए कर रहा था। हर चीज़ अपनी जगह थी, मानूस पुरसुकून और फजर के लिए अजनबी। उस पर पुरसुकून माहौल में उसका वजूद एक बदनुमा दाग जैसा था। गार्ड ने गेट खोला। उसकी आंखों में रात के लौटने पर होने वाली मामूल की हैरत नहीं थी, बल्कि एक शदीद सदमा था। फजर का हुलिया उसके कपड़ों पर गहरी सियाह हो चुके खून के धब्बे थे, जो अब खुश्क होने लगे थे। चेहरे पर, गालों पर, पेशानी
खून की छींटें थीं, यहाँ तक कि उसके रेशमी बालों की लटों पर भी खून लगा हुआ था जो सुबह की मध्यम रोशनी में चमक रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, होंठ सफ़ेद, मगर फजर ने उसके हैरत को नज़रअंदाज किया। वो एक रोबोट की तरह गाड़ी से निकली और खामोशी से घर के अंदर चली गई। उसके कदम भारी थे, जैसे शीशे के बने हों। हॉल में दाखिल होते ही घर की मायूस मगर अजनबी खुशबू उसे घेरा, जो उसके कपड़ों से आती खून की बू से टकरा रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ी। हर सीढ़ी एक पहाड़ जैसी लग रही थी। उसके जूतों के नीचे सीढ़ियों से आती मध्यम आवाज़ भी उसे किसी धमाके जैसी सुनाई दे रही थी। ऊपर आकर वो सीधे अपने कमरे में आई। कमरे में हर चीज़ वैसी ही थी जैसी वो छोड़कर गई थी, पुरसकून, साफ सुथरी। उसने बगैर किसी तवक्कुफ के दरवाज़ा बंद करके दुनिया के शोर, अपनी हकीकत और बाहर की हर चीज़ से खुद को काट लेना चाहती थी। कमरे में एक मध्यम रोशनी थी। बाहर की नीम उजली सुबह की रोशनी खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी, जिसमें कमरे के साए मासूम दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद वो अपने कदमों पर खड़ी आईने के सामने थी। कमरे की हल्की सी रोशनी में उसने अपने आप को देखा। ये कौन था? ये अक्स किसका था? उसका अपना दिलकश वजूद जो हमेशा उसकी ताकत रहा था, उस वक्त खौफनाक लग रहा था। आंखों में वो चमक नहीं थी जो फजर की पहचान थी। वो हैसल आंखें बुझी बुझी थी, गहरी खाली, चेहरा उतरा हुआ था, बालों की लटें बिखरी हुई थी और उन पर खून। उनके खूबसूरत चेहरे पर, उसके कपड़ों पर, उसके बालों पर खून लगा हुआ था। सुबह की रोशनी में खून की छींटें गहरी सियाह धब्बों की तरह दिखाई दे रही थी। उसने अपना कपकपाता हाथ आहिस्ता से अपने चेहरे की जानिब बढ़ाया। उंगलियों के पूरे ने ठंडे खुश्क होते खून के छींटों को छुआ। खुरदुरा सा एहसास हुआ। एकदम उसे उस रात की सर्दी, उस शख्स की कराह मुजस्मे का वजन और अपनी गर्दन पर पिस्तौल की ठंडी नोक महसूस हुई, जिसे वो सब कुछ इसके जिस्म में जज्ब हो गया हो। ये सच था, ये सब हुआ था। उसके हाथों वो शख्स, खून, उसका दिल सीने में तड़प रहा था। एक ना समझने जाने वाले दर्द की लहर उठी जो उसके पूरे वजूद में फैल गई। गहरी खामोश वहशत उसके अंदर से फूटने लगी। उसकी हैसल आंखों में नमी भरने लगी। पहले एक आंसू लड़का गरम जो गाल पर मौजूद खून के छींटों से मिला, फिर दूसरा। सिसकियां उसके सीने से निकलने की कोशिश करने लगी, पहले दबी दबी, फिर शिद्दत से। कुछ देर बाद सिसकने की आवाज़ उसके कानों काबू में ना रही। वो सिसकने लगी, सिसकियां बढ़ती गईं और वो वहीं फर्श पर ढेर हो गई। घुटनों के बल गिरी और फिर पहलू के बल गिर गई। खून आलूद कपड़ों में वो ज़मीन पर गिर गई। उसका जिस्म बेजान हो गया था। वो रोने लगी, बेइख्तियार, बुरी तरह, जैसे उसके अंदर का सारा दर्द, सारा खौफ, सारा सदमा, सारा हिजान आंसू की सूरत बह निकलना चाहता हो। ये रोने की आवाज़ उसकी अपनी नहीं लग रही थी। ये किसी जख्मी जानवर की कराह थी, किसी टूटे हुए वजूद की चीख। वो अपने हाथ चेहरे पर फेर रही थी, जैसे उसकी गंदगी, उस खून को मिटा देना चाहती हो। वो अपने बाल नोच रही थी, गोया उस रात की यादों को जड़ों से उखाड़ फेंकना चाहती हो। उसके आंसू गालों पर खून के निशानों को बहा रहे थे, एक बदसूरत दर्दनाक लकीरें बनाते हुए। उसके अंदर की अफरियत ने, उसके बका की जबलत ने उसे तो बचा लिया था, मगर उसकी सारी रोशनी चली गई थी। वो जुगनू जो उसके आंखों में चमकता था बुझ गया था। एक जान उसके हाथों मारा गया था शख्स। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये हकीकत उसके जवान दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगी थी। 25 साल फजर का दिल किसी आम लड़की की तरह तड़प रहा था। ये दर्द, ये हैबत, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे यूँ महसूस होगा। उसे अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान लेनी पड़ेगी। जाने कितनी देर वो यूं ही रोती रही, तड़पती रही। जाने कितने सालों बाद वो यूं बेइख्तियार रोई थी। आहिस्ता आहिस्ता रोने की शिद्दत कम हो गई। जिस्म थक कर चूर हो गया। दर्द और सदमे ने उसे निढाल कर दिया। वो वहीं चमचमाते ठंडे फर्श पर ढेर हो गई। उसके रेशमी खून आलूद बाल फर्श पर बिखरे हुए थे। सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कमरे में फैल रही थी और वो दाएं जानिब करवट ले लेट गई थी। आंसू अब भी बह रहे थे, मगर अब सिसकियां दबती गईं। आहिस्ता आहिस्ता थकन, दर्द और सदमे के गहरे गड्ढे में वो दबती गई और सो गई। खून आलूद चेहरा, बिखरे बाल और ठंडे फर्श पर बिखरी उसकी टूटी हुई रूह। घर खामोश रहा, दुनिया बेखबर रही और फजर की आंखों की चमक कहीं तारीकी में उस रात के हॉल में हमेशा के लिए गुम हो गई।
منار فیشن کمپنی کے بالائی ہال میں ہونے والے اس ہولناک واقعے کے بعد 10 دن یوں گزرے تھے جیسے ایک صدی۔ لاہور میں ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی، گردیزی ٹیکسٹائل کی آتشزدگی اور منار فیشن کمپنی میں قتل۔ پولیس کی تفتیش، فورینسک ٹیم، میڈیا کا ہجوم، ہر طرف افراتفری تھی۔ منار کی عمارت کو سیل کر دیا گیا، جائے واقعہ کو گھیر لیا گیا۔ 3 جانیں گئی تھیں، باہر گیٹ پر موجود گارڈ، آفس کیئر ٹیکر اور اندر وہ نامعلوم حملہ ور جسے فضر نے مارا تھا۔ اس شخص کی ابھی تک مکمل پہچان نہیں ہو پائی تھی۔ اس کا تعلق کس سے تھا، کون تھا، یہ سب راز ابھی راز ہی تھے۔ شہر میں ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی، منار کا قتل عام اور خونخوار بزنس وومن۔ کیمرے کے وہ دھندلی ریکارڈنگ جس میں فضر اپنی جان بچانے کے لیے ایک شخص سے لڑ رہی تھی اور پھر اسے مار رہی تھی، بار بار نیوز چینلز پر دکھائی جا رہی تھی۔ اسے ایک عورت کا وحشیانہ روپ قرار دیا گیا تھا۔ فضر مراز یہ نام اب گمان نہیں رہا تھا۔ لوگ سڑکوں پر، بازاروں میں، ڈرائنگ روم میں سب اس میں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ کچھ اس کے خلاف تھے، اسے قاتل کہہ رہے تھے، ایک ایسی عورت جو اپنے راستے میں آنے والے کو ختم کر دیتی ہے، تو کچھ اس کی حمایت میں تھے، اسے بہادر اور زندہ دل قرار دے رہے تھے۔ ایک ایسی عورت جس نے زندگی کے لیے لڑنا جانا تھا، بدنامی کے باوجود اسے ایک عجیب سا نام مل گیا تھا، منار فیشن کمپنی، جسے پہلے صرف بزنس حلقے میں جانتے تھے، اب پورے پاکستان میں ایک جانی پہچانی نام بن گئی تھی۔ اس خوفناک حادثے نے انہیں بدنام کیا تھا، مگر ساتھ ہی غیر معمولی شہرت بھی دے دی تھی۔ ان 10 دنوں میں منار کو بہت نقصان ہوا۔ پولیس کی کارروائی کی وجہ سے کام بند رہا، کئی بڑے پروجیکٹس کینسل ہو گئے، جو معاہدے ہونے والے تھے وہ رک گئے، اور سب سے بڑھ کر 20% اسٹاف خوف یا کسی اور وجہ سے منار چھوڑ گیا تھا۔ خالی دفتر، بند کمرے، ایک گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ 10 دن بعد منار فیشن کمپنی دوبارہ کھل رہی تھی۔ فضا میں تناؤ اور بے یقینی تھی۔ عمارت پر پڑا داغ ابھی تازہ تھا۔ کانفرنس روم میں باقی مانندہ اسٹاف جمع تھا، ڈیزائنرز، فائنانس ٹیم، مارکیٹنگ ٹیم، فوٹوگرافرز اور باقی سبھی شعبوں کے لوگ سب کرسیوں پر خاموشی سے بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سوال تھے اور خوف، وہ نہیں جانتے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ اور پھر وہ آئی، فضر مراز، وہ فضر جسے دنیا نے وحشی قرار دیا تھا، وہ فضر جس کی آنکھوں کی چمک کی مثالیں دی جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سادہ سے سوٹ میں تھی، بال ہلکی پونی میں قید تھے، چہرے میک اپ کی کئی تہوں سے عاری تھا، بس ہونٹوں کو نرمانے کے لیے پھیکے گلابی رنگ کا لپ آئل لگا رکھا تھا، جو اس کے ہونٹوں کو ایک نازک کمزور سی رنگت دے رہا تھا۔ پھیکے گلابی رنگ کی کھلی اسکرٹ اور سفید بلاؤز میں وہ سر سے پاؤں تک سادگی میں قید تھی، پیروں میں آرام دہ اسنیکرز تھے اور اسکارف گردن کے گرد ڈھیلا سا لپٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، نہ خوف، نہ غم، نہ غصہ، بس ایک گہرا سکون تھا، یا شاید خالی پن۔ اس رات کے بعد فضر نہیں روئی تھی، اس کے اندر کی عفریت نے، اس کی بقا کی ذلت نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، جو کچھ ہوا وہ ضروری تھا، یہ زندہ رہنے کی قیمت تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اسٹیج پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں اس پر تھیں۔ اس نے ایک نظر پورے ہال پر موجودہ اپنے اسٹاف پر ڈالی، ہر چہرے کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں خوف، شک، ہمدردی اور کچھ میں عزم کی مدھم سی چمک تھی۔ فضر نے ایک گہرا سانس لیا، اس کی آواز دھیمی تھی مگر واضح اور پر اعتماد۔ کانفرنس روم کی خاموشی میں اس کی آواز گونجی، بقا کی زنگیں اتنی آسان نہیں ہوتی۔ اس کی آواز میں ایک انوکھی گہرائی تھی جو اس رات کی تجربے سے آئی تھی۔ وہ بولتی رہی اور اس کے الفاظ کانفرنس روم میں کی فضا میں بکھرتے گئے۔ گزشتہ 10 دن ہم سب کے لیے بہت مشکل تھے، ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، قیمتی جانیں، ہمارے ساتھی، اعتماد، شاید سکون بھی۔ عمارت پر داغ لگے، منار کے نام پر سوال اٹھے، بہت سے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے وہ ہمیں چھوڑ گئے، ان کا خوف سمجھ میں آتا ہے، جو کچھ ہوا وہ خوفناک تھا۔ وہ ایک لمحہ کو رکی اور پھر اس کی آواز میں ایک نئی لہر آئی، عزم اور طاقت کی۔ دنیا نے ہمیں مختلف نام دیے، میڈیا نے کہانیاں سنائی، مجھے بھی ایک نام ملا، ایسے نام جنہیں سن کر شاید آپ کو بھی عجیب لگا ہوگا، لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں، طاقت کیا ہے؟ کیا طاقت صرف دوسروں کو گرانے میں ہے؟ کیا طاقت صرف جیت میں ہے؟ یا طاقت اس وقت ہوتی ہے جب آپ گر کر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ سب کچھ کھو کر بھی ہمت نہیں ہارتے، جب آپ اپنی جان بچانے کے لیے آخری حد تک جاتے ہیں۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں ایک مدھم سی چمک لوٹی جو کسی روشنی سے نہیں بلکہ اندر کی آنکھ سے آئی تھی۔ اس رات جو ہوا
वो खौफनाक था, लेकिन वो बका थी। वो जिंदा रहने की एक जंग थी। मनार ने भी एक जंग लड़ी थी। हम सब ने, जो लोग आज यहाँ बैठे हैं, आप वो लोग हैं जिन्होंने इस जंग में मेरा साथ दिया है, जिन्होंने खौफ के बावजूद भागने की बजाय यहाँ रहने का फैसला किया। आप मनार हैं। उसके अल्फाज में सहर था। वो अपने दर्द को, अपने खौफ को, अपने तजुर्बे को अल्फाज का रूप दे रही थी और वो अल्फाज सुनने वालों के दिलों पर असर कर रहे थे। मनार सिर्फ एक फैशन कंपनी नहीं है, ये ईंट गरे की इमारत नहीं है, ये एक ख्वाब है, एक विजन है, एक ऐसी जगह जहां हमने अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बनाई है। ये दुनिया जिस पर हमला हुआ, जिस पर दाग लगे, लेकिन जो टूटी नहीं, जो सलामत है, जो आज भी यहाँ खड़ी है क्योंकि आप लोग यहाँ हैं। उसकी आवाज़ बुलंद होने लगी। उसमें कायदाना, रौब और जज्बा शामिल हो गया। आज जब हम यहाँ दोबारा जमा हुए हैं तो हम सिर्फ काम दोबारा शुरू नहीं करेंगे, हम ये ऐलान कर रहे हैं कि हम टूटे नहीं, हम गिरकर दोबारा खड़े हो गए हैं। हमने बका की जंग लड़ी और हम जीत गए। पल भर को खामोशी छा गई। ये हादसा, ये खौफ, ये अब हमारी कहानी का हिस्सा है। ये हमें कमज़ोर नहीं, मजबूत बनाता है। हम जानते हैं कि बका की जंगें इतनी आसान नहीं होती, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम इन्हें लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो यहाँ हैं, जो मनार पर यकीन रखते हैं। आए मिलकर इस दाग को अपनी ताकत से बनाएं। आए मनार को दोबारा तामीर करें, पहले से ज़्यादा मजबूत, पहले से ज़्यादा रोशन। आए दुनिया को दिखा दें कि हम कौन हैं। फजर खामोश हो गई। हॉल में मुकम्मल खामोशी थी। स्टाफ उसे देख रहा था। उनके चेहरों पर खौफ की जगह अब हैरत और फिर आहिस्ता आहिस्ता अज़म की चमक पैदा हो रही थी। वो लफ्ज़ों के शहर में गिरफ्तार हो गए थे। वो अपनी कायदगी आंखों में अपने मुस्तकबिल की झलक देख रहे थे। और फिर तालियां बजी, पहले एक, फिर दो, और फिर पूरा हॉल तालियों से गूंज से भर गया। तालियां जो अज़म की थी, जो शुक्रिया की थी, जो एक नए आगाज़ की थी। फजर स्टेज पर खड़ी रही, चेहरे पर वही गहरा सुकून और खालीपन। उसने एक जंग लड़ी थी और वो जीत गई थी। उसके अंदर की रोशनी शायद मान पड़ गई थी, मगर एक नए, ज़्यादा सख्त जान चमक उसकी जगह ले रही थी। बका की चमक उसकी सादगी में, उसकी आवाज़ की गहराई में, उसके अल्फाज की ताकत में एक ऐसी खूबसूरती थी जिसने सुनने वालों को हैरान कर दिया था। वो दागदार थी, जख्मी थी, मगर टूटी हुई नहीं थी। वो फजर मराज थी जो जिंदा बच गई थी, दी सर्वाइवर। यह था रईस का ऑफिस, शहर के शोर से बुलंद, और एक ऐसी जगह जहां ताकत और कंट्रोल का राज था। 10 दिन पहले मनार फैशन कंपनी में होने वाले हौलनाक वाक़ये के बाद भी यहाँ का माहौल मामूल पर नहीं आया था। फिजा में एक नामालूम तनाव और बेचैनी थी। रईस अपनी कुर्सी से उठा हुआ था, ऑफिस में टहल रहा था, चीते की तरह कैद में बंद, हमेशा की तरह कीमती ड्रेस पैंट और क्रिस्पी शर्ट में मलबूस, मगर उसकी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले थे, जैसे अंदर की घुटन बाहर निकालना चाहती हो। चेहरा गैर मामूली तनाव का शिकार था, आंखों में बेचैनी थी और एक ऐसी आग जो अंदर ही अंदर सुलग रही थी। अरूजा और मुराद खामोशी से एक जानिब खड़े हुए उसे देख रहे थे। वो उसके करीबी साथी थे, उसकी दाएं बाएं बाजू, उसके हर इशारे पर तैयार रहने वाले। मगर उस वक्त रईस की यह हालत उन्हें भी परेशान कर रही थी। उन्होंने रईस को यूं बेकाबू होते, यूं गुस्से और बेचैनी में टहलते पहले कभी नहीं देखा था। वो उसे कित ताकतवर और पुरसकून रूप के आदी थे। रईस एकदम टहलते टहलते रुका। उसकी आवाज़ दबी हुई मगर गुस्से और बेयकीनी से भरी थी, जैसे कोई जख्म खुला रह गया हो। 10 दिन, उसने कराहकर कहा। उसका लहजा खुद पर गुस्सा था। 10 दिन हो गए हैं और हमें अभी तक पता नहीं चल सका कि वो शख्स कौन था। उसने मुट्ठी भींची। उसकी शनाख्त क्यों नहीं हो पा रही? कौन था वो जो यूं मेरे नाक के नीचे आया? उसका गुस्सा सिर्फ नामालूम हमलावर पर नहीं था, बल्कि उस सिक्योरिटी की नाकामी पर था जो उस जैसा ताकतवर शख्स के लिए नाकाबिले यकीन थी। हमारी इतनी मंसूबेबंदी, इतने कड़े पहरे, मनार के अपने सिक्योरिटी इंतजामात, उस सब के बावजूद वो शख्स कहाँ से आया? कैसे अंदर घुस गया? कैसे हमला किया? उसकी आवाज़ बुलंद होने लगी थी, कमरे की कीमती दीवारों से टकरा कर गूंजी थी। ये हमारी नाकामी है, सबसे बड़ी नाकामी, नाकाबिले माफ़ी। और फिर उसकी आवाज़ में एक और तरह का खौफ शामिल हुआ, एक ऐसा खौफ जो उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। अगर फजर उसे ना मारती, अगर उसने वक्त पर रद्द अमल ना दिखाया होता, अगर वो एक लम्हे को भी हिचकिचाती, तो उसका जुमला अधूरा रह गया। उसने एक जोरदार सांस ली, जैसे हवा कम पड़ रही हो। वो मर गई होती। पहली बार उसकी आवाज़ इस कदर ऊंची थी, इस कदर जज्बाती कि मुराद और अरूजा भी चौंक गए।
उसे घुटन हो रही थी। उसने अपने शर्ट का एक और बटन खोला। उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। कैमरे की वो रिकॉर्डिंग मैंने देखी है। उसने अपना हाथ सर पर फेरा, जैसे वो हौलनाक मंजर उसके दिमाग से चिपक गया हो। उसकी आवाज़ अब धीमी हो गई थी, मगर उसमें एक गहरी कपकपी थी। सबने देखी है। उसने अरुजा और मुराद को देखा, जैसे उनका रद्द अमल जांच रहा हो कि कैसे एक औरत अकेली यूं लड़ रही थी, मौत से यूं मार रही थी, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सल्तनत बचाने के लिए। उसने एक गहरा सर्द सांस लिया। उसे देखकर रईस जैसे मौत के सौदागर की रीढ़ की हड्डी में भी एक सर्द सनसनाहट दौड़ गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा तनाव था। फजर, वो औरत जिसे वो नापसंद करता था, जो उसके हर मंसूबे के आगे की दीवार बन जाती थी, जो उसे जिच करती थी, जो उसके कंट्रोल में नहीं आती थी, जिसने उसे कभी कभी नफरत करने पर मजबूर किया था। मगर वो उस चेहरे को, उस जिंदा लड़ाका चेहरे को, उसकी आंखों की चमक को जिंदा रखना चाहता था। यह ख्याल भी उसे वहशतज़दा कर देता था। ये एक ऐसी हकीकत थी जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। अरुजा आहिस्ता से आगे बढ़ी। उसकी आवाज़ में नरमी थी जो उस लम्हे की शिद्दत को कम करने की कोशिश थी। बॉस प्लीज़ खुद को रिलैक्स करें। जो होना था वो हो गया। फजर महफूज है, वो जिंदा है। रईस एकदम चीखते हुए पलटा। उसकी आंखों में अजीब सी वहशत और बेचैनी थी। उसने अरुजा की बात सुनी और अनसुनी कर दी। वली कहाँ है? उसका लहजा हाकिम का था। वो मनार गया है रईस, मुराद ने फौरन जवाब दिया। उसकी आवाज़ में इत्तला और एक मामूली घबराहट थी। रईस ने सर हिलाया। वो अभी तक अंदर नहीं जा सका। 3 बार रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन उसे लगता है आज उसे वहाँ जगह मिल जाएगी। वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। रईस ने एक गहरा सांस लिया, आंखें बंद की, जैसे गुस्से और बेचैनी के समंदर को अंदर ही उतार रहा हो। उसके जबड़े बिछे हुए थे। जब आंखें खोली तो उनके लहू टपक रहे थे। वो सुंग अंगारा थी। चेहरे पर शानदार शख्सियत का रौब था, मगर उन आंखों की सुर्ख बता रही थी कि अंदर कितना तूफान बरपा था। उसकी शानदार शख्सियत उस वक्त गजबनाक लग रही थी। उसके सामने ही मुराद और अरुजा हाथ बांधे खड़े थे। वो उसके साथी जरूर थे, मगर उसकी उस रूप से, इसके गुस्से से डरते थे। ये ऐसा खौफ था जो एहतराम से कहीं ज़्यादा था। यकीनन सोनिया सुल्तान का काम है ये, रईस ने सर्द दो टोक लहजे में कहा, जैसे कोई हतमी फैसला सुना रहा हो। उसकी आवाज़ में ज़रा सी भी लचक नहीं थी। उसने अपना बदला ले लिया। ये सब उसका क्या धरा है? उसने मुट्ठी पीछी। उसके नाखून हथेली में गड़ गए थे। और वो खपती औरत पीछे हटने वाली नहीं। वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो फजर को जान से न मारे। वो फजर को ख़त्म करना चाहती है। उसने अरुजा और मुराद को देखा। हमें जल्दी कुछ करना होगा, बहुत जल्द, इससे पहले कि वो दोबारा वार करे। उसकी आवाज़ में अज़्म था और एक ऐसी मलकियत का एहसास जो अजीब था, जैसे फजर उसकी मलकियत थी और कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसे नुकसान पहुंचाने का सारे हक सिर्फ उसके हों। और फजर, उसने बहुत हठधर्मी कर ली, बहुत दूर चली गई, मेरे कंट्रोल से बाहर। उसकी आंखें मज़ीद सुर्ख हुई। मैं उसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये खेल ख़त्म होना चाहिए। उसने एक ज़ोरदार सांस खारिज की। मुझे उसे अपने साथ जोड़ना ही होगा, अपनी मुट्ठी में लाना ही होगा। वो कुर्सी खींचकर बैठ गया, टांग पर टांग जमा कर। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, सिर्फ हद दर्जा संजीदगी और एक सर्द अज़्म था, जैसे उसने कोई हतमी नाकाबिले तगीर फैसला कर लिया हो। वो एक ऐसी शतरंज की बिसात देख रहा था जिसमें फजर मोहरा नहीं थी। वो खुद एक खिलाड़ी बन गई थी और अब वो उसे अपने खिलाड़ियों में शामिल करना चाहता था। उसकी ऐसी हालत और फिर आखिरी बात सुनकर मुराद से रहा ना गया। वो जानता था कि ये सवाल रईस के गुस्से को भड़का सकता है। ये एक ऐसा खतरा मोल लेना था, मगर सवाल बहुत बड़ा था। एक ऐसा सवाल जो सालों से उन सबके ज़हनों में बेचैन था। तुम करना क्या चाहते हो रईस? मुराद ने हिम्मत करके दबी दबी आवाज़ में पूछा। उसकी आंखों में वाकई ये सवाल था। जब से वो फजर मराज सामने आई है, 3 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है। तुमने उसे ख़त्म करने की कोशिश नहीं, बल्कि उसे बचाया, फिर उसे आज़ाद छोड़ दिया। कभी उसे अहमियत दी, कभी नज़रअंदाज किया, फिर उसे खुद से दूर रखा। अब तुम उसे अपने साथ जोड़ना चाहते हो, उसे कंट्रोल करना चाहते हो। ये सब क्या है? उस औरत से तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा असल मकसद क्या है? मुराद के सवाल ने पल भर के लिए रईस को साकित किया। उसकी आंखों में मौजूद सर्द अज़्म एक लम्हे को डगमगाया। ये वो सवाल था जिसका जवाब शायद खुद रईस के लिए भी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं था, या जैसे वो किसी के सामने, यहाँ तक कि अपने वफादार साथियों के सामने भी
पूरी तरह जाहिर नहीं करना चाहता था। उसने मुराद को देखा। उसकी नज़रों में एक गहरी अनकही दास्तान छुपी थी। उसका चेहरा एक ऐसे राज की तरह था जिसे पढ़ना मुराद और अरूजा के बस में नहीं था। कमरे में एक बार फिर गहरी खामोशी छा गई। रईस का राज, उसकी ख्वाहिश और उसका खतरनाक इरादा फिजा में किसी वजनी शय की तरह मौलिक हो गया। खामोशी कई पल बरकरार रही। मुराद और अरूजा, जो रईस के हर मोड़ से वाकिफ थे, उसके गैर मामूली सकूत और रईस के चेहरे पर आने वाले लम्हात तागीर को देखकर सांस रोके खड़े थे। वो जानते थे कि वो एक ऐसी सरहद पर खड़े हैं जहां रईस का आम कारोबारी रूप खत्म हो जाता था और उस शख्सियत की गहराई शुरू हो जाती थी। रईस की आंखों में तूफान बरपा था, बज़ाहिर पुरसुकून समंदर के नीचे छुपी लहरों की तरह। फिर आहिस्ता से, जैसे किसी गहरी तवील सोच से बाहर निकल रहा हो, वो अपनी कीमती कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके कदम धीमे थे। वो आहिस्तगी से चलता हुआ अपनी बड़ी भारी मेज़ तक आया। मेज़ के किनारे पर पहुंचकर वो रुका और उस पर दोनों हाथ जमा कर हल्का सा झुका। उसका सर थोड़ा नीचे था। उसकी आवाज़ गहरी थी। उसमें एक अजीब सा एतराफ़ था, एक सरगोशी जैसी जो कमरे की पुरसुकून फिजा में गूंजी। वो चेहरा, उसने कहा, जैसे खुद से मुखातिब हो, जैसे वो किसी बहुत पुराने, बहुत तकलीफ दे राज को ज़बान दे रहा हो। फजर का चेहरा, वो मेरी कमज़ोरी है। अरूजा और मुराद ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में हैरत थी। रईस के मुंह से कमज़ोरी का लफ्ज़ सुनना एक उनके लिए इतना ही गैर मुतवक्का था जितना समंदर का खुश्क हो जाना। रईस, जो ताकत और बेरहमी का दूसरा नाम था, कमज़ोर कैसा हो सकता था, और वो भी एक औरत के चेहरे से? मैंने उसे उस चेहरे को सालों देखने की चाह की है। रईस की आवाज़ में एक पुरानी प्यास थी, एक ऐसी तड़प जो सालों पुरानी थी, लेकिन उसके लहजे में एक दम शफ़ाक नफ़रत भरी। लेकिन उस चेहरे से मुझे शदीद नफ़रत है। उसकी बात में तज़ाद था, एक ऐसा नाकाबिले फ़हम तज़ाद, एक ऐसी उलझन जिसे मुराद और अरूजा किसी सूरत समझ नहीं पा रहे थे। वो एक ही वक्त में उस चेहरे की चाह भी करता था और उससे शदीद नफ़रत भी करता था। ये कैसा रिश्ता था, कैसा जज्बा? रईस सीधा हुआ। उसने मेज़ से हाथ उठाया और अब उनकी जानिब देखा। आंखों में वही सुर्ख अंगारा जल रहा था, मज़ीद शिद्दत से। फजर मनार जैसी नहीं है, वो आम लड़कियों जैसी नहीं। उसके लहजे में एक अजीब सा पोशीदा फ़ख्र था, जैसे वो उसकी तारीफ नहीं बल्कि अपनी किसी दरियाफ्त का ऐलान कर रहा हो। वो मेरे जैसी है। उसके हाथ में मेरी तरह खून से रंगे हैं। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए। उसका वजूद कमरे में फैलने लगा। वो पूरी दुनिया से डर रही है, उसने कहा। आवाज़ में ताकत थी। वो पूरी दुनिया से टकराकर दुनिया को पाश पाश करने की हिम्मत रखती है। वो किसी के सामने झुकती नहीं, किसी असूल पर समझौता नहीं करती। वो अपने रास्ते खुद बनाती है। उसके चेहरे पर एक पल के लिए तारीफ का तासुर आया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो खतरनाक थी। लेकिन वो रुका और उसके लहजे में एकदम सर्द शफ़ाक गुस्सा भर गया था। वो जब मुझसे टकराती है, जब वो मेरी अना को ललकारती है, जब वो मुझे चैलेंज करती है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। उसने मुट्ठी भींचकर मेज़ पर जोर से मारी। आवाज़ बुलंद हो गई। मैं चाहता हूँ वो सिर्फ मेरे सामने झुके। उसने अपनी बात पर जोर दिया। उसकी आंखों में एक ऐसा मुतालबा था जो किसी बादशाह का हो सकता था। चाहे उसकी जो भी पहचान हो, चाहे वो आज जो बन गई हो, वो मेरी ज़ात को जाने, वो समझे कि मैं कौन हूँ। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ज़ब्र का इम्तिज़ाज था। वो उस बात का इकरार करे कि वो मेरे लिए बनी है, सिर्फ मेरे लिए। उसने गहरा सांस लिया। मैं चाहता हूँ वो हमारे रिश्ते को पहचाने, जो भी वो रिश्ता है, और फिर उसे कबूल करें, दिल से कबूल करें। आप उसे खुद क्यों नहीं बता देते? अरूजा ने आहिस्ता से हिम्मत करके पूछा। ये सबसे सीधा रास्ता था, मगर वो जानती थी कि रईस के लिए कोई चीज़ सीधी नहीं होती। रईस ने अरूजा की बात सुनकर जब से आंखें मींची। उसके चेहरे पर असियत की लहर दौड़ गई। ये वो लफ्ज़ था जो उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ देता था, एक ऐसा जख्म जो कभी मुंदमिल नहीं हुआ। उसके जबड़े भिज गए। मैं उसे सच्चाई नहीं बता सकता। उसकी आवाज़ दबी हुई थी, कर्ब से भरी हुई। वो मुझसे नफरत करेगी, सच जानने के बाद वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगी। उसने आंखें खोली। उनमें खौफ था, वो खौफ जो रईस जैसे शख्सियत में शाज नादिर ही देखने को मिलता था। वो खौफ जो उसे रातों को जगाता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये चेहरा उसे धोखा दे। वो एक और धोखा नहीं खाना चाहता था। मैं चाहता हूँ वो मुझ तक खुद आए। उसके लहजे में एक अजीब सी ख्वाहिश, एक जुनून था।
मुझे खुद कबूल करें बगैर किसी जबर के। वो मुझे समझें, वो समझे कि हम दोनों माजी से जुड़े हैं, कि हमारा मिलना महज इत्तेफाक नहीं है, कि हमारा साथ मुकद्दर है। अरुजा ने ठहरे हुए लहजे में एक ऐसी हकीकत बयान की जो रईस के लिए किसी तलवार की धार जैसी थी। बॉस, सच्चाई जानने के बाद वो आपको कभी कबूल नहीं करेगी, शायद मजीद नफरत करे, आपका चेहरा भी देखना गवारा ना करे। अरुजा के अल्फाज रईस के दिल में किसी जहर आलूद नोक के दाल चीज की तरह पेवस्त हुए गए थे। उसके पूरे जिस्म में एक ऐसी असियत की लहर दौड़ गई जो जिस्मानी दर्द से कहीं ज़्यादा गहरी थी। उसका चेहरा तनाव से बिगड़ रहा था। एक लम्हे को वो बिल्कुल अकेला और बेबस दिखाई दिया, फिर एक झटके से वो सीधा हुआ। उसकी आंखों में अजियत की जगह गज़ब और सर्द अज़्म ने ले ली थी। वो 2 कदम पीछे हटा, उसकी आंखें गजबनाक थीं। वो पीछे हटता हुआ अपनी बड़ी चमचमाती कुर्सी तक आया और उसके बाजू पर हाथ रखा, जैसे कोई बादशाह अपनी सल्तनत पर हाथ रखकर ये यकीन दहानी कर रहा हो कि वो अब भी उसका मालिक है। उसके चेहरे पर एक शफ़ाफ मुस्कुराहट फैली। उसकी आवाज़ अब सर्द, सख्त और फैसला कुन थी। उसमें कोई उलझन नहीं थी, सिर्फ अटल इरादा। इसलिए उसने कुर्सी पर हाथ जमाते हुए कहा। उसका लहजा किसी मुजस्मे की तरह सख्त था। अब मैं उसे कंट्रोल करना चाहता हूँ, उसे अपनी मुट्ठी में करना चाहता हूँ, उसे ऐसे कि वो चाहकर भी मुझसे दूर न जा सके, ऐसे कि उसका हर फैसला मेरे मर्जी के मुताबिक हो। उसने हाथ सामने किया और फिर उसकी मुट्ठी बनाई यूं जैसे फजर मराज जो कैद कर लिया हो। आप तो उससे मोहब्बत नहीं करते, फिर ये सब क्यों? अरुजा अभी तक उलझी हुई थी। उसे इसका ये जज्बा, ये नफरत, ये सब समझ नहीं आ रहा था। ये कैसा जुनून था जो मोहब्बत के बगैर वजूद रखता था? रईस ने एक लम्हे को अरुजा को देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, जैसे वो पूछ रहा हो कि तुम क्या जानती हो। फिर उसने सर झटका और आगे की जानिब देखा। गोया उसकी नज़र में मुस्तकबिल का नक्शा था, एक ऐसा नक्शा जिसमें फजर उसके ताबे थी। मोहब्बत, उसने दोहराया, जैसे ये लफ्ज़ उसके लिए बेमायने हो, या शायद वो इस लफ्ज़ को किसी और तारुफ से जानता हो। वो पहली औरत है अरुजा जो मुझे टक्कर दे रही है। उसकी आवाज़ में तलखी थी, एक ऐसी तलखी जो गहरी थी, जो मेरी अना को पाश पाश करती है, मेरी ताकत को चैलेंज करती है। उसने अपने ऑफिस के बाहर फैली शहर की जानिब इशारा किया। पूरी दुनिया मेरी कायल है, पूरी दुनिया को मेरी ज़रूरत है, मेरे इशारों पर चलती है, मेरे सामने सर झुकाती है। सिर्फ उसे नहीं, सिर्फ फजर मराज को नहीं। उसने मुट्ठी भींची, उसकी रगें उभर आईं। मुझे अनापरस्त औरतें नहीं पसंद, वो मेरी बर्तरी तस्लीम नहीं करती। उसकी आंखों में आग मजीद भड़क उठी थी, एक जुनून की आग। उसे मेरी बर्तरी तस्लीम करनी होगी, उसे मानना होगा कि मैं कौन हूँ, उसे मानना होगा कि मेरे बगैर मेरे साया उसके पर ना हो तो उसका कोई वजूद नहीं है। जो कुछ उसके पास है, जो वो है, सब मेरी वजह से है। उसकी आवाज़ बुलंद होती गई। उसमें एक खौफनाक जुनून था, एक बादशाह का ऐलान जो अपनी सल्तनत पर मुकम्मल कब्जा चाहता हो। मैं उस सल्तनत का बादशाह हूँ। उसने गोया हवा में मौजूद अपनी ताकत को महसूस किया। उसका लहजा अटल था और उसे फजर मराज को उसे मेरे आगे झुकना होगा, चाहे जैसे भी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उसकी आवाज़ में ऐसी तासीर थी, ऐसी ताकत, ऐसा जबर था कि कमरे की फिजा में एक कपकपी तारी हो गई, जैसे दीवारें और हवा खुद आने वाले वक्त के कहर से रईस के जुनून और इरादे से लरज उठी हों। अरुजा और मुराद खामोशी से खड़े उसे देखते रहे। वो जानते थे कि रईस ने जो इरादा कर लिया उसे कोई बदल नहीं सकता। फजर की ज़िंदगी में अब एक नया, कहीं ज़्यादा तारीख और ख़तरनाक तूफ़ान आने वाला था, रईस औरंगज़ेब का तूफ़ान। सोनिया सुल्तान ने सही कहा था कि वो उसे सबसे बचाना चाहता था ताकि वो खुद मार सके। मनार फैशन कंपनी दोबारा खुल चुकी थी। इमारत की दीवारों पर फिजा में 10 दिन पहले का हौलनाक वाक़या गहरी सांसों की तरह बसा हुआ था। सन्नाटा पहले जैसा नहीं था, अब उसमें एक अजीब सा तनाव और बेचैनी शामिल थी। उसके बावजूद बाकायदा काम शुरू हो चुका था। फजर अपने ऑफिस में बैठी थी, काम में मनहमिक। चेहरे पर वही गहरा सुकून था जो उस रात के बाद उसका मुस्तकबिल साथी बन गया था, मगर आंखों पर वो पुरानी चमक नहीं थी। वो बुझी बुझी सी थी, जैसे बहुत कुछ देखकर थक गई हो। उसने बाल मामूल के मुताबिक पीछे पोनी टेल में बांध रखे थे और वो एक सादा मगर नफीस सूट में मलबूस थी। सफदर कुछ देर पहले ही नए वेंडर के हवाले से टेंडर की बात करके गया था। वो भी परेशान था, मगर फजर को यूं काम में मसरूफ देखकर उसे कुछ हौसला हुआ था। फजर की पूरी तवज्जो काम पर थी। वो एक फाइल में कुछ नोट कर रही थी, तभी उसके ऑफिस में रखे फ़ोन की घंटी बजी। HR डिपार्टमेंट में कॉल आई थी।
फजर ने हाथ में पकड़ा पेन नीचे रखा और फ़ोन उठाया। उसकी आवाज़ मामूल के मुताबिक पेशवराना थी। यस। दूसरी तरफ से HR मैनेजर की आवाज़ थी। मैम, वली औरंगज़ेब PA की पोस्ट के लिए दोबारा आए हैं इंटरव्यू के लिए। उनकी फ़ाइल मेरे पास है। वली औरंगज़ेब, ये नाम उसे याद था। वही नौजवान जो गुज़िश्ता महीने में 3 बार PA की जॉब के लिए अप्लाई कर चुका था और हर बार रिजेक्ट हुआ था। एक अजीब सी जिद थी। फजर ने एक गहरी सांस ली। एक लम्हे को हिचकिचाहट हुई। उस वाक़े के बाद किसी नए शख्स को, एक मर्द को इतने करीब की पोजीशन पर रखना, उसका जहन अनदेखे खदशात से भर गया था। मगर फिर उसने खुद को संभाल लिया। वो खौफ को खुद पर हावी नहीं होने दे सकती थी। उसने सर हिला दिया। अंदर भेज दो। चंद लम्हों की खामोशी छा गई। फजर अपनी कुर्सी पर बैठी रही, फाइलों पर नजरें जमाई, मगर कान दरवाजे पर थे। दरवाज़ा खुला और वली अंदर दाखिल हुआ। स्याह पैंट और कॉफ़ी रंग की ड्रेस शर्ट पहने वो सीधा खड़ा था, पूरे कद से पुरएतमाद अंदाज में। उसके चेहरे पर कोई परेशानी, कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो तजस्सुस और अज़्म का इम्तिज़ाज थी। फजर ने उसे बैठने का इशारा नहीं किया। वो अपनी कुर्सी पर बैठी रही और उसे देखा। उसकी आवाज़ में सर्दी थी, एक ऐसी बेरुखी जो वो आमतौर पर इख्तियार करती थी। वली औरंगज़ेब, उसने बराह रास्त पूछा, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। अब कैसे आना हुआ? मुझे लगा तुमने हिम्मत हार दी होगी। वली के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ मैं, मैडम, पहले भी अर्ज किया था। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें अब ये जॉब दे दूंगी? फजर ने उसके अज़्म को नज़रअंदाज करते हुए बराह रास्त सवाल किया। उसका लहजा चैलेंज कर रहा था। 3 बार रिजेक्ट होने के बाद वली के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने एक लम्हे को तवक्कुफ किया और फिर बोला। अब उसकी आवाज़ में संजीदगी थी। मैडम, जो कुछ हुआ यहाँ कुछ दिन पहले हुआ था। फजर की आंखों में एक पल को सख्ती आई। वो उस मौजू पर बात नहीं करना चाहती थी। उसका उस जॉब से क्या ताल्लुक है? उसने जवाब दिया। उसकी आंखों ने फजर की आंखों में देखा। बराह रास्त उस हादसे के बाद मनार को अब सिर्फ ऐसे लोग नहीं चाहिए जो फाइलें संभालें या मीटिंग्स अरेंज करें। अब आपको एक ऐसे लोग चाहिए जो आपके करीब रहें, आप पर नज़र रखें, आपकी दिफा कर सकें जब ज़रूरत पड़े। उसकी बातें अजीब थी, मगर उस रात के बाद एक तल्ख हकीकत थी। फजर ने अकेले मौत से जंग लड़ी थी। उसे एहसास हुआ कि वली क्या कह रहा था। तुम्हें कैसे पता कि मुझे किस तरह के लोग चाहिए? फजर ने सवाल किया। उसकी आवाज़ में शक था। तुम्हारी काबिलियत क्या है? तुम PA के इंटरव्यू के लिए आए थे, सिक्योरिटी गार्ड के लिए नहीं। मेरी काबिलियत कागज़ों पर नहीं दिखी मैडम, वली ने पुरसकून लहजे में कहा। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। लेकिन मैं जानता हूँ कि ख़तरनाक हालात में कैसे रद्द अमल देना है। मैं जानता हूँ कि किसी को हिफाजत कैसे करनी है, और मैं वफ़ादार हूँ, बहुत वफ़ादार। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। 3 बार रिजेक्ट होने के बाद वापस आया हूँ, ये भी तो एक काबिलियत ही है ना। साबित कदमी, वफ़ादारी, ये सब अहम है। फजर ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी। उसकी बातें अजीब थीं, गैर मुतवक्का, मगर उनमें अजीब सा वज़न था। उस रात के बाद फजर को एहसास हुआ था कि दुनिया कितनी ख़तरनाक हो सकती है और उसे किस तरह के लोगों की ज़रूरत हो सकती है। वली का अंदाज़, उसका पुरएतमाद लहज़ा, उसकी आंखों की चमक, उसे लगा जैसे ये शख्स किसी अनदेखे पहलू से वाकिफ़ हो। एक लंबी खामोशी छा गई। फजर ने अपने ख्यालात में गुम थी। वली खामोश खड़ा रहा, उसे देखता रहा। कॉन्फ्रेंस रूम में उसकी तकरीर के बाद ये पहला मौका था जब वो किसी नए शख्स से यूं सामना कर रही थी। फिर फजर ने सर उठाया। उसकी आंखों में एक फैसला था। ठीक है। वली के चेहरे पर कोई ख़ास तासुर नहीं आया, सिर्फ एक हल्की सी जंबिश हुई, जैसे फजर ने महसूस किया। तुम्हें जॉब मिल जाएगी, फजर ने कहा। उसकी आवाज़ अब सर्द नहीं थी, बल्कि एक थकी हुई सी कबूलियत थी। उसे वाकई PA की ज़रूरत थी और इस हादसे के बाद ये ज़रूरत पड़ गई थी। शुक्रिया मैडम, वो अपने तासुरात छिपाते यही कह पाया। तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो, जैसा आपका हुक्म। फजर ने फाइलें समेट दी और अब उसका लहजा बदल गया था। वो एक मखसूस बात वाज़े कर देना चाहती थी। उसकी आवाज़ सर्द और दो टोक थी। एक बात सुन लो वली औरंगज़ेब, बहुत गौर से। फजर ने बराह रास्त उसकी आंखों में देखा। यहाँ मनार में ऑफिस अफेयर्स अलाउड नहीं है, उसने जोर दिया। ये एक प्रोफेशनल जगह है। जो भी तुम्हारे पर्सनल लाइफ है उसे यहाँ मत लाना, ये सब यहाँ मत करना। यहाँ सिर्फ काम होता है, समझ गए? वो उसकी शख्सियत को देखकर ये बात बावर करवाना ज़रूरी समझती थी। वो ना सही शायद लड़कियाँ उसकी तरफ माइल हों, इसलिए उसे पता होना चाहिए। वली के चेहरे पर एक लम्हे को हैरत आई, फिर एक धीमी पुरइसरार मुस्कुराहट फैली। उसकी आंखों में एक चमक थी।
डोंट वरी मैडम, उसके पुरसकून हमवार लहजे में कहा। उसकी आवाज़ में कोई शरारत नहीं थी, सिर्फ एक बयान, मैं शादीशुदा हूँ। फजर उसे देखती रह गई। ये जवाब उसकी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ था। वली वहीं खड़ा रहा, पुरएतमाद और अब एक ऐसा राज लिए हुए जिसने फजर को एक बार फिर हैरान कर दिया। मनार के दरवाजे पर एक नया पहरेदार आ गया था और फजर की ज़िंदगी में एक नया गैर मुतवक्का किरदार शामिल हो गया था। कमरे में किताबों की खुशबू और ताज़ा कॉफ़ी की महक फैली हुई थी। फलक आलमगीर अपने मखसूस आरामदेह सोफे पर नीम दराज हाथ में पकड़े टेबलेट पर नजरें जमाई थी। चेहरे पर एक मिलीजुली सी मुस्कुराहट थी। फ़ख्र और थकन का इम्तिजाज उसकी नई किताब पुरफरेब शाया हुई थी और अभी चंद हफ्ते ही हुए थे, मगर उसने अदबी हलकों और नौजवान नस्ल में एक तूफान बर्पा कर दिया था। किताब के सरवर्ग पर एक तितली अपने पर खोले उड़ान भरने को तैयार थी, जो उन अनगिनत लड़कियों के ख्वाबों की अक्कासी करती थी जिनके लिए ये किताब लिखी गई थी। इस किताब में फलक ने बेबाकी से लड़कियों के हक, खुद इरादियत, उनके ख्वाबों की ताबीर की अहमियत और माशरे में उनकी अनफरादी शनाख्त की जिद्दोजहद पर कलम उठाया था। उसके लिखा था कि किस तरह सदियों से औरत को मखसूस किरदारों में कैद करके उसकी असल पहचान को मसक किया गया है और कैसे अब नई नस्ल अपनी जंजीरें तोड़कर आसमान की वस्तों में परवास करने को बेताब है। किताब में बेस्टसेलर चार्ट्स पर आते ही तहलका मचा दिया था। नौजवान लड़कियां उसे हाथों हाथ ले रही थीं। सोशल मीडिया पर उसकी इक़्तिबासात शेयर हो रहे थे और फलक के इनबॉक्स में रोज़ाना सैकड़ों पैगामात आते थे जिनमें लड़कियां उसे अपनी ज़िंदगी में मुस्बित तब्दीली लाने पर शुक्रिया अदा कर रही थीं। मगर जैसा कि फलक की हर दलेराना तहरीर का मुकद्दर था, उसकी ये किताब भी शदीद तनकीद की ज़िद में थी। कदामत पसंद तबके, मजहब के खुद साख्ता ठेकेदार और मर्दाना अना के असीर सभी इस किताब को उसकी मुसन्निफ़ा पर चढ़ दौड़े थे। यह हमारी तहजीब के खिलाफ साजिश है। लड़कियों को गुमराह किया जा रहा है। ये मगरबी एजेंडा है। उस तरह इल्ज़ामात मामूल बन चुके थे। उस वक्त भी फलक के टैबलेट की स्क्रीन पर एक मारूफ मेल बुक इंस्टाग्रामर बासित खान अपने लाइव सेशन में धुआंधार तकरीर कर रहा था। उसका चैनल बासित की बातें हज़ारों फॉलोवर्स रखता था और वह अक्सर व बेशतर मतनाज़ा मौज़ूआत पर अपनी माहिराना राय देता था। आज उसका मौजू फलक आलमगीर की नई किताब थी। बासित, जिसकी अपनी तस्वीरों में एक संजीदा दानिश्वर लगने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था, मोहतरमा फलक आलमगीर साहिबा ने अपनी इस नई किताब में आज़ादी का जो तस्वुर पेश किया है वो सरासर हमारी मुश्तरका इक़्तिदार और इस्लामी तालीमात के मुनाफी हैं। वो लड़कियों को ये सिखा रही है कि वो ख़ानदान और घर की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें, अपने ख्वाबों के पीछे भागें और अपनी एक अलग पहचान बनाएं। मुझे बताएं कि औरत की सबसे बड़ी पहचान एक अच्छी बेटी, एक वफादार बीवी और एक शफीक माँ होना नहीं है। उसने तंज़िया अंदाज में फलक की किताब का एक फर्जी इक़्तिबास पढ़ा। लड़कियां अपने फैसले खुद करेंगी, अपना करियर खुद चुनेंगी, अपनी ज़िंदगी के साथी का इंतखाब खुद करेंगी, सलाहियत रखेंगी। वाह क्या बात है! यानी कल को वो कहेंगी कि हमें ख़ानदान की भी ज़रूरत नहीं, माशरे की भी नहीं, हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगी। ये इनफरादियत नहीं, ये खुदगर्जी की तालीम दी जा रही है। कमेंट सेक्शन में कुछ लोग बासित की हाँ में हाँ मिला रहे थे। सही कहा बासित भाई, एक सारिफ ने कहा था। फलक आलमगीर हमेशा से फितना फैलाती आई हैं। एक और ने लिखा, ये औरतें आखिर चाहती क्या हैं? घर में सुकून से क्यों नहीं बैठ सकती? फलक ने एक लंबी सांस ली। उसके माथे पर हल्की सी शिकन नमूदार हुई। ये कोई नई बात नहीं थी। हर बार जब वो औरत के हकूक, उसकी आवाज़ या उसकी शनाख्त की बात करती थी, उसे उसी किस्म के रद्द अमल का सामना करना पड़ता था। कभी कभी तो लगता था कि वो एक ना ख़त्म होने वाली जंग लड़ रही है। बासित की आवाज़ मज़ीद बुलंद हुई। और ये ख्वाब, कौन से ख्वाब? क्या सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनना ही ख्वाब होता है? एक नेक और सालिहा नस्ल की परवरिश करना, एक पुरसुकून घर बनाना, क्या ये कोई मामूली ख्वाब है? फलक साहिबा जैसी लिखारियाँ हमारी नौजवान नस्ल को, ख़ास तौर पर लड़कियों को, एक ऐसी चक्काचौंध की तरफ धकेल रही हैं जहाँ सिवाय शराब के कुछ नहीं। वो उन्हें आज़ादी के नाम पर बेराह रवी का दर्ज दे रही हैं। फलक ने टैबलेट की स्क्रीन को मध्यम कर दिया। बासित का चेहरा और उसकी आवाज़ पशे मंजर में कहीं गुम हो गई। उसने आंखें मूंद ली और अनगिनत चेहरे उसके तस्वुर के उभर आए। वो लड़कियां जिन्होंने उसकी किताब पढ़कर पहली बार अपने वजूद की अहमियत को महसूस किया, जिन्होंने अपने अंदर अपने ख्वाबों को परवाज़ देने के लिए हिम्मत की, जिन्होंने अपनी शनाख्त की तलाश का सफ़र शुरू किया था। एक तल्ख मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई।
जंग अभी बाकी है, उसने खुद से कहा, और जब तक एक भी लड़की अपने ख्वाबों को ताबीर देने से महरूम है, जब तक एक भी आवाज़ खौफ के मारे खामोश है, मेरी कलम चलती रहेगी। आज़ादी की ये दस्तक हर दहलीज तक पहुँच कर रहेगी। उसने टेबलेट की एक तरफ रखा और एक खिड़की से बाहर फैली तारीकी में झांकने लगी, जहां दूर कहीं शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थी। हर रोशनी उसे एक उम्मीद, एक ख्वाब की मानिंद लगी, और वो जानती थी कि उन ख्वाबों को रोशन रखने के लिए उसे तनकीद के ये तूफान झेलने रहना है। और वह खुद ये जंग लड़कर यहाँ तक पहुँची थी। उसने अपनी पहचान की राह खुद चुनी थी। अगर वो खामोशी से बैठ जाती, लिखना छोड़ देती, तो वो लड़कियाँ जो उसकी किताबों से अपनी सिम दुरुस्त कर रही थी, वो यूं ही रह जाती। मोहब्बत अपनी जगह, जिम्मेदारी अपनी जगह, और वो ये जिम्मेदारी कभी छोड़ने नहीं वाली थी। वली औरंगजेब ने गहरी सुरमई पैंट पहनी हुई थी, सफ़ेद शर्ट और एक सादा सियाह टाई। उसके बाल सफाई से बने थे और चेहरे पर एक पुरसुकून, तकरीबन लाताल्लुक सा तासुर था। वो HR मैनेजर सारा के पीछे चलता हुआ फजर के शानदार वसीओ आदिज दफ्तर में दाखिल हुआ। आज उसका पहला दिन था। डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था, और अब उसे अपनी जॉब का आगाज़ कर दिया था। फजर मराज अपनी बड़ी सी आबनूसी मेज़ के पीछे बैठी थी, एक हाथ में टैबलेट पकड़े कुछ डिज़ाइन कर देख रही थी। दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर उसने अंदर आने की इजाज़त दी। वो दोनों अंदर दाखिल हुए। फजर ने आहिस्ता से सर उठाया। उनमें कोई तासुर नहीं था, ना खुशी ना नागवारी, सिर्फ एक सर्द मेहरी। सारा, आप जा सकती हैं। सारा ने शुक्रगुजारी से सर हिलाया और तेज़ी से बाहर निकल गई। फजर चंद लम्हे खामोशी से वली को देखती ही रही, जैसे किसी अजाइब घर के नमूने का मुआयना कर रही हो। फिर वो बोली, मेरी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं। मुझे वक्त की पाबंदी, हर काम में परफेक्शन और मुकम्मल राजदारी चाहिए। आप मेरे शेड्यूल, मेरी कॉल्स, मेरी मीटिंग्स और मेरे हर चीज़ की जिम्मेदार होंगे जो मैं आपको सौंपूंगी। कोई गलती, कोई कोताही, कोई गैर ज़रूरी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या यह वाज़ेह है? बिल्कुल वाज़ेह है मैडम, उसने असली सुकून से जवाब दिया। उसके अंदर कहीं एक पुरानी याद ने सर उठाया। फजर का यही अंदाज, यही तेवर जब वो किसी चीज़ पर फोकस करती थी, बस अब उसमें एक अजाफी तलखी और सर्द मेहरी आ गई थी, और वो यूं हाथ बांधे खड़ा था जैसे ये उसका शोवर रहा हो, जैसे उसकी बस यही पहचान हो। फजर ने मेज़ की दराज से एक मोटी फाइल निकाली। ये पिछले 2 साल के आर्काइव्स हैं। इन्हें डिजिटाइज करना है, कैटेगराइज करना है और हर अहम इवेंट की समरी बनानी है। मुझे ये काम कल शाम तक चाहिए। उसने फाइल मेज़ पर इस तरह रखी जैसे कोई बोझ उतार रही हो। वली ने फाइल उठाई। ये वाकई एक बड़ा काम था। हो जाएगा? फजर की एक भव्य हैरत से ऊपर उठी। कल शाम तक? आपको अंदाज़ा है ये कितना काम है? जी अंदाज़ा है, और ये हो जाएगा। उसके लहजे में एक अजीब सा एतमाद था। क्या आप चाहेंगी कि मैं यहीं बैठकर काम करूं, या मेरा कोई अलग कैबिन है? मिस सारा आपको बता देंगी। वो सर हिलाकर बाहर निकलने लगा। और याद रहे, आप मेरे फुल टाइम PA हैं। इसका मतलब है 24 घंटे 7 दिन। मुझे जब ज़रूरत होगी आपको दस्तयाब होना होगा, चाहे दिन हो या रात। मैं बहाने नहीं सुन सकती कि आपकी बेगम नाराज़ हैं या आपके पास वक्त नहीं है। दरवाजे के करीब खड़ी शख्स के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जिसे उसने कमाल राजदारी से छुपा लिया। मुझे मालूम है मैडम। वल्लाह कितना फर्मा बरदार लग रहा था। एडनबरा की हवाएं देख लेती तो बेहोश हो जाती, इसलिए मैं ये नौकरी कबूल की है, उसने जवाब दिया और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। फजर उसे जाते हुए देखती रही। उस शख्सियत में कुछ था, कुछ नाकाबिले बयान, हद तक परेशान कुन और किसी अनजान हद तक मानूस। उसने झटक कर ख्याल जहन से निकाला, ये भी चंद दिन का मेहमान है। उसने खुद से कहा, देखते हैं कब तक टिकता है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो टिकने के लिए ही आया था। उसका आखिरी दिन कभी आखिरी नहीं हुआ। वो मनार में रच बस गया था। हर चीज़ पर उसका ही गहरी नज़र थी। उसने फजर के काफ़ी काम आसान कर दिए थे। वो उसकी परेशानी उससे पहले भांप लेता था। आहिस्ता आहिस्ता फजर उसके काम से मुतमईन होती चली गई। वो बदतमीज़ नहीं था और न ही हड्डान था, और न ही मर्दों की तरह उस पर नजरें ताने रखता था। वो ज़्यादातर अपने काम से काम रखता था। फजर जब भी उसे देखती उलझ जाती। उसकी आंखें, उसकी आवाज़ उसे विलियम की याद दिलाती थी, मगर उसका वजूद, उसकी शनाख्त बिल्कुल अलग थी। पहले पहल वो उलझ रही थी, फिर उसके जहन में झटक दिया, ये शख्स सिर्फ वली था। वली औरंगजेब, उसका पर्सनल असिस्टेंट, जो हर तरह उसका ख्याल रख रहा था, और ये काफ़ी था। उस वक्त भी वो एक खास कॉस्ट्यूम पर काम कर रही थी। यह शैडो क्वीन नामी किरदार के लिए था, जो पुरअसरार और ताकतवर है।
वो एक फैब्रिक के फोल्ड से मुतमईन नहीं थी। वो उसे बार बार सेट कर रही थी, मगर वो वैसा गिर नहीं रहा था जैसा उसे चाहिए। उसके माथे पर बल पड़े। वली उसके करीब ही खड़ा असिस्ट कर रहा था। वो झुंझला कर बोली, ये हो क्या रहा है? ये सिल्क ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? इसे बहना चाहिए था, यूं जम नहीं जाना चाहिए था। वली करीब आया। वो कॉस्ट्यूम और फैब्रिक को गौर से देखने लगा, एक माहिर की नज़र से। वो जानता था ये कौन सा फैब्रिक है और उसका मसला क्या है। पिछले 6 माह से उसने रईस टेक्सटाइल में यही तो किया था, खुद को यहाँ आने के लिए तैयार किया था। दरअसल ये कोई नया फैब्रिक था जिसमें एक खास किस्म का स्टार्च इस्तेमाल हुआ था। अगर इजाज़त हो तो, उसने कहने के लिए मुंह खोला। हाँ बोलो, वो बिना उसकी जानिब देखे बोली। ये वाला सिल्क, उसमें एक खास किस्म का फिनिश है। अगर इसे हल्के गर्म पानी से एक बार गुजर लें तो ये नरम हो जाएगा और इसका फॉल बेहतर हो जाएगा। फजल ने काम रोक कर वली की तरफ देखा हैरत से। तुम्हें कैसे पता? मैंने ऐसे फैब्रिक्स पर थोड़ा काम किया है। जब मैं डिज़ाइन की बुनियादी चीज़ सीख रहा था तो तजुर्बा हो गया। तब फजल को याद आया, उसने बताया था कि वो फारिग वक्त में डिज़ाइनिंग की बुनियादी चीज़ें सीख रहा था, मगर ये इल्म बुनियादी नहीं है, ये तजुर्बा था। तुम पीए हो, तुम्हें फैब्रिक्स के बारे में इतना पता नहीं हो सकता। मैडम, मैंने शौकिया तौर पर काफ़ी चीज़ें सीखी हैं और मेरा मुशाहिदा थोड़ा तेज़ है। मुझे लगा शायद ये मददगार होगा। फजल कुछ देर सोचती रही। उसके चेहरे पर तज़ब्ज़ुब था। उसे वली का मशवरा नागवार गुजर रहा था, मगर उसके दिमाग का एक हिस्सा मान रहा था कि यह काम कर सकता है। ठीक है, रेशम खराब ना कर देना, बहुत महंगा है। वो हट गई। उसकी बात सुनकर वली मुस्कुराया। खराब नहीं होगा, मैं खुद कर देता हूँ। उसने एहतियात से फैब्रिक का मतलूबा हिस्सा लिया और उसे स्टूडियो के एक तरफ ले गया जहाँ वॉश बेसिन था। वो बड़े सलीके से उसे हैंडल कर रहा था। फजल उसे देखती रही। उसके काम करने के अंदाज में एक खास महारत थी। ये किसी पीए का काम करने का अंदाज नहीं है, ये किसी डिज़ाइनर का अंदाज था। जब वो फैब्रिक को वापस लाया तो फजल खुद हैरान रह गई। फैब्रिक वाकई पहले से बहुत नरम और बेहतर फॉल दे रहा था। ये तो काम कर गया, वो आहिस्तगी से बोली। मैंने कहा था ना। वली ने उसके करीब खड़ा रहा। वो कॉस्ट्यूम को देखता रहा। वैसे ये शेडोकॉन कॉस्ट्यूम बहुत ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पर ये काले और गहरे नीले रंग का इम्तिजाज। हाँ, मुझे लगता है ये शूट में बहुत असरअंगेज लगेगा। वो पहले से नरम पड़ चुकी थी। ये वाला पीच, उसमें थोड़ा और गहराई लाई जा सकती है। अगर इस पर हल्के सुरमई धागे का टिच दिया जाए तो ये पूरे इसरार रोशनी और साए का असर देगा, जैसा कि एक मलका जो साए में छुपी हुई हो। वो कॉस्ट्यूम के एक मखसूस हिस्से को पकड़कर बोला। उसकी बात सुनकर फजल जैसा साकित हुई। तुम्हें यह ख्याल कैसे आया? ये तो बहुत खास ख्याल है, वो कॉस्ट्यूम पर नजरें जमाए खोए खोए अंदाज में कह रही थी। वली की आंखें में चमक उभरी। वो उसके करीब खड़ा था, दराज कद फजल के करीब खड़ा। वो मजीद दराज कद लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे को जैसे मुकम्मल कर रहे थे, मगर ये मंजर सिर्फ वहाँ मौजूद बेजान कॉस्ट्यूम्स देख सकते थे। बस यूं ही मैंने जब इस कॉस्ट्यूम को देखा तो मुझे एक मलका का ख्याल आया जो समय रहती है मगर उसकी ताकत नजर आती है। ये सुरमई टिच, मुझे लगा शायद ये उसके पूरे इसरारियत पर बढ़ा देगा। फजल उसे देखती रही। उसके चेहरे पर रंग आ जा रहे थे। उस शख्स को उसके करीब देखकर उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। एक ऐसी बेचैनी जो खौफ की वजह से नहीं बल्कि किसी नामालूम जज्बे की वजह से थी। कुछ देर बाद वो दोनों स्टूडियो रूम से बाहर निकल गए थे। मनार में काम पूरे जोर शोर से जारी था। उनके कलेक्शन की लॉन्च और फोटोशूट, जिस पर फजल के हमले से पहले काम चल रहा था, अब उस पर मजीद काम किया जा रहा था। उसमें मजीद कॉस्ट्यूम्स ऐड किए जा रहे थे और उन्हें बेहतरीन शक्ल दी जा रही थी। फिल वक्त किसी के पास सर झुकाने का वक्त भी नहीं था। ये लॉन्च और फोटोशूट उनकी खोई साख मजीद बढ़ा सकता था, इसलिए पूरा मनार नाक काम में डूबा था। फजल चाहे डायन थी मगर उसे अपने मुलाजिम में बहुत अजीज थे जो 2 मारे गए। वो उनके गम को नहीं भूली थी। उनका रद्द अमल तो नहीं था, फिर भी वो उनके ख़ानदानों की हर तरह से मदद कर रही थी। वो अपने तमाम डिज़ाइनर्स की राय सुनती थी और फिर जो ज़्यादा बेहतरीन होता था वो किया जाता था। इसलिए इतने बड़े हादसे के बाद भी 80% स्टाफ पूरे दिल से उसके साथ खड़ा था। इसलिए आज मनार में एक अहम फैसला किया जाना था और जिस पर मुस्तकबिल का इन्हिसार था। मीटिंग रूम शीशे की दीवारों और एक बड़ी पॉलिशुदा मेज से आरास्ता थी। फजल, सफदर, जुनैद, लीगल एडवाइज़र जिसने 1 साल पहले ही लेक्स छोड़कर मनार ज्वाइन किया था, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड्स मेज के गिर्द बैठे थे, जिनमें सना आफंदी हेड ऑफ डिज़ाइन, अहमद दाऊद मार्केटिंग हेड और सुमेरा रसूल
प्रोडक्शन मैनेजर के साथ साथ प्रोजेक्ट्स मैनेजर, फाइनेंस टीम सभी वहाँ मौजूद थे। माहौल बाकायदा और कतरे तनाव का शिकार था। वली अपने नोट पैड के साथ फजर की कुर्सी के पीछे थोड़ा फासले पर खड़ा था। अजलास का मौजू मनार के लिए नए फैब्रिक वेंडर का इंतखाब था, जो कि अब तक हाशमी टेक्सटाइल था, लेकिन मनार में होने वाले हादसे के बाद उनके तेवर बदल गए थे। सप्लाईज में मसले आ रहे थे, इसलिए टेंडर जारी किया गया था और नए टेंडर्स मंगवाए गए थे। टेंडर जारी करने का मतलब होता है किसी मंसूबे, सामान की फराहमी या खदमात के हसूल के लिए सरकारी या निजी इदारे के जानिब से बाज़ाब्ता पेशकश या बोली तलब करना, या एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसका तहत मुख्तलिफ कंपनियां या अफराद इसके काम को करने या मतलूबा चीज़ें फराहम करने के लिए अपनी कीमतें और शराइत पेश करते हैं। आसान लफ्ज़ों में एड लगाना और फिर दरख्वास्तें वसूल करना होता है। सफदर कागजात देख रहा था। अजलास का आगाज़ इसी ने किया था। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम नए फैब्रिक पार्टनर की तलाश में हैं। हमारे पास कई एप्लीकेशंस आई हैं और हमने इनका जायज़ा लिया है, जिनमें से एक नाम खासा तौर पर काबिल गौर है, रईस टेक्सटाइल। इस नाम पर फजर का चेहरा हल्का सा मुतगैर हुआ। उसकी आंखों में एक सर्द चमक आई जो फौरन बुझ गई। उसके होंठ भिज गए। वो उस नाम के यहाँ मौजूदगी से वाज़ेह तौर पर नाखुश थी। वली खामोशी से खड़ा ये सब देख रहा था। वो फजर के चेहरे पर आने वाले तासुरात को बहुत अच्छी तरह समझता था। रईस टेक्सटाइल इस वक्त इंडस्ट्री में टॉप पर है। उनका म्यार, वक्त की पाबंदी और वैरायटी बेमिसाल है। उनके साथ पार्टनरशिप से मनार की साख और प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ऊपर जाएगी। मेरा ख्याल है कि हमें बिलाझिझक इनका इंतखाब करना चाहिए। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड्स इस बात में सर हिलाने लगे। उनमें से कुछ अपनी राय का इजहार भी कर रहे थे, जो सब रईस टेक्सटाइल के हक में था। रईस टेक्सटाइल एक बड़ा नाम है। इससे हमारे बैन आला अक़वामी क्लाइंट्स पर भी अच्छा असर पड़ेगा और उनके पास वो ख़ास किस्म की फैब्रिक्स भी हैं जो हमें अपने फैंटेसी का कॉस्ट्यूम के लिए चाहिए होती हैं। किसी और वेंडर के पास वो वैरायटी नहीं। मार्केटिंग हेड अहमद दाऊद ने इजाफा किया। फजल खामोशी से सबकी बात सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक मजबूत इरादे की झलक थी, मगर वो जमहूरी अंदाज में सबकी सुनना चाहती थी। जब सब अपनी राय दे चुके तो फिर वो बोली, मैं आप सबकी राय का एहतराम करती हूँ और मैं तस्लीम करती हूँ कि रईस टेक्सटाइल की बिजनेस फ़वाइद हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इनके साथ काम करने के हक़ में नहीं हूँ। मेरे कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। सफदर ने हैरत से उसे देखा। मुझे लगता है फजल, ये जज्बाती होने का वक्त नहीं, ये बिज़नेस का फ़ैसला है। रईस टेक्सटाइल इस वक्त हमारे लिए बेहतरीन इंतखाब है। आपको क्या इश्यूज़ हैं? वो फ़ौरन बोला, मेरे इश्यूज़ काफ़ी हैं सफदर, और वो सिर्फ बिज़नेस तक महदूद नहीं। वो लम्हे भर के लिए रुकी, फिर मौजू बदलते हुए कहा, मगर ठीक है, सबकी सुननी चाहिए। हम यहाँ अक्सरियत की फ़ैसले के लिए हैं। वो वली की तरफ मुड़ी। ये एक गैर मुतवक्का हरकत थी। अजलास में मौजूद सब लोग वली को देखने लगे, जो अब तक एक खामोश मबस्तर था। जुनैद भी उसे ही देख रहा था। वली, आप इतनी देर से सबकी बातें सुन रहे हैं। आप मेरे पीए हैं, मेरे राइट हैंड हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है? एक गैर जानिबदार नुक्ता नज़र से उसने एक लम्हे के लिए फजर को देखा। उसकी आंखों में एक गहरा पुरइसरार मफ़हूम पोशीदा था। फिर वह अपना सर हल्का सा झुकाकर बोला, मैडम, मैं आपकी राय से मुत्तफिक हूँ। बिज़नेस के लिहाज से रईस टेक्सटाइल के फ़वाइद वाज़ेह हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ बिज़नेस पार्टनरशिप अपने साथ ऐसे मसाइल और पेचीदगियाँ लेकर आती हैं जो तवील मुद्दते मंसूबों को नुकसान पहुँचा सकती हैं। उनकी शोहरत जितनी बुलंद है, उनसे मुंसलक ख़तरात भी इतने ही गहरे हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें किसी ऐसे वेंडर का इंतखाब करना चाहिए जो सिर्फ मावी फ़ायद ही न दे, बल्कि जिसके साथ वाबस्तगी महफूज और पुरसकून हो। इस लिहाज से मेरा भी यही मानना है कि हमें रईस टेक्सटाइल से गुरेज करना चाहिए। उसके अल्फाज कमरे में गूंज गए। सफदर का मुंह खुला रह गया। बाकी हेड्स हैरत से उसे देखते रहे। एक पीए जो महज शेड्यूल और फाइलें संभालने के लिए था, वो बिजनेस के इतने बड़े फैसले पर इतने पुरएतमाद अंदाज में कंपनी के सबसे बाअसर पार्टनर सफदर के राय के खिलाफ बोल रहा था, और सबसे बढ़कर वो फजर के मौक़ूफ़ की हिमायत कर रहा था। हालांकि फजर ने खुद कहा था कि वो अक्सरियत का फैसला मानेगी। जुनैद का रद्द अमल सबसे शदीद है। वो चौंक कर सीधा हुआ बैठा। उसकी आंखों में हैरत, शुबा और तशवीश का मिला जुला तासुर था। वो वली को घूर रहा था। वो जानता था वली महज एक पीए नहीं था और उसका रईस के खिलाफ बोलना ये किसी गहरे खेल का हिस्सा था। फजर वली को देखती रही। उसकी बात सुनकर उसे एक अजीब सी तकवील मिली। कोई तो था जो उसके बिजनेस पार्टनर के सामने भी उसके
मौक़ूफ़ की हिमायत कर रहा था। उसकी हैज़र आंखों की चमक बढ़ गई। तुम कौन हो इस मामले पर राय देने वाले? ये कंपनी के बिजनेस का फैसला है। सफदर का लहजा सख्त हुआ। सफदर साहब, ये मेरा पीए है और मैंने इनसे इनकी राय पूछी है। वो मेरा काम का एक अहम हिस्सा है। उनकी बात सुनने का मुझे पूरा हक है। जुनैद खामोशी से ये बहस सुन रहा था। वो वली को देख जा रहा था और उसके चेहरे पर सवालिया निशान थे। बहस कुछ देर और चलती रही, मगर अक्सरियत रईस टेक्सटाइल के हक में थी। फजर जानती थी कि उसे ये फैसला मानना पड़ेगा। ठीक है, अक्सरियत का फैसला कबूल है। हम रईस टेक्सटाइल के साथ आगे बढ़ेंगे, मगर तमाम लीगल और दीगर मामलात के मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी। जुनैद, ये आपकी जिम्मेदारी है। जुनैद ने सब सुनकर असबात में सर हिलाया। अजलास खत्म हुआ और वो लोग उठकर बाहर निकल गए। उनमें वली भी था, क्योंकि फजर एक ज़रूरी कॉल सुनने जा चुकी थी। वली ने कदम अब मनार के आखिर में बने कैफ़े की जानिब उठ रहे थे। जुनैद उसके पीछे हुआ। उसके चेहरे पर तशवीश थी। तुमने मीटिंग में ये क्या किया? वही किया जो ज़रूरी था। वो चलते हुए जुनैद की तरफ देखने बिना बोला। उसके चेहरे पर अब वो पीए वाली मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक संजीदगी थी। ज़रूरी था? तुम जानते हो तुम किसके खिलाफ बोले हो? रईस ग्रुप कोई मामूली पार्टी नहीं। इंडस्ट्री उनके नाम से कांपती है। उनकी नाक के नीचे तुम उनके खिलाफ खेल नहीं खेल सकते। मैं यहाँ खेल खेलने नहीं आया, मैं यहाँ खेल ख़त्म करने आया हूँ। जुनैद ठिठक गया। वो रुककर उसे देखने लगा। मेरी बात सुनो, मैं काफ़ी अरसे से यहाँ हूँ। मैंने बहुत कुछ देखा है। रईस औरंगज़ेब एक ख़तरनाक इंसान है। अगर उसने तुम्हें यहाँ भरोसा करके भेजा है किसी खास मकसद के लिए, तो उसका मतलब है फजर का उससे कोई ऐसा लिंक है जो बहुत गहरा और शायद तारीख है। जुनैद की बात सुनकर वो रुक गया और पलटकर फजर को देखा, जो कुछ फासले पर फ़ोन पर बात कर रही थी। फिर वो जुनैद की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में एक नाकाबिले तस्कीर अज़म था। विलियम वली साहब, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। इस चक्कर से निकल जाओ। रईस को धोखा नहीं दिया जा सकता, और अगर फजर का उनसे ताल्लुक़ है तो शायद वो तुम्हारे नसीब में ही नहीं है। उसे भूल जाओ, अपनी ज़िंदगी बचाओ। उसके चेहरे पर एक सर्द फैसला कुन मुस्कुराहट उभरी। उसकी आंखों में छुपा हुआ दर्द और गुस्सा बाहर झलका। ये उसकी असली रूप था। उसने जुनैद को कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखा। नसीब पर छोड़ने नहीं आया मैं, उसे रईस के हलक से निकाल लूँगा। उसका अंदाज, उसकी आवाज़ की शिद्दत और उसकी आंखों में छुपा हुआ जुनून, ये सब कुछ इतना गैर मुतवक्का और ताकतवर था कि जुनैद साकित रह गया। उसके चेहरे पर दहशत और मुकम्मल बेयकीनी के तासुरात थे। वो वली को यूं देख कर रहा था जैसे किसी नामालूम खतरे को देख रहा हो। वली ने अपना हाथ हटाया और बगैर पीछे मुड़े मजबूत कदम उठाता हुआ कैफे की जानिब बढ़ गया। वह अपनी दुनिया में मगन था। उसके जहन में सिर्फ एक ही मकसद था, फजर की हिफाजत, और जो कोई भी उसके मकसद के रास्ते में आएगा, ख्वाह वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो उसे हटा देगा। पिछले 6 माह रईस के साए उसने यही सब तो देखा था। जुनैद वहीं खड़ा रह गया। वो उसकी पुष्ट को देखता रहा। वो नहीं जानता था कि ये शख्स कौन सा खेल खेल रहा था, मगर वो इतना ज़रूर जान गया था, वली औरंगज़ेब और रईस औरंगज़ेब के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली थी, और इस जंग का मरकज़ फजर मराज थी। मनार की बुलंदी पर वाक़ बालकनी, जहाँ ढलती शाम अपने रंग बिखेर रही थी। आसमान पर सुर्खी और नारंगी के शेड्स घुल रहे थे, और नीचे शहर की मध्यम रोशनियाँ जिंदगी का पता दे रही थी। ताज़ा हवा का लम्स फजर के चेहरे पर पड़ रहा था, जो दिन भर की थकन को कम करने की एक नाकाम कोशिश थी। वो अपने ढीले ढाले लिबास में मलबूस थी, बैगी पैंट और ऊपर एक ढीली सफ़ेद शर्ट जो हवा के हल्के झोंके से लहरा रही थी। उसके बाल लापरवाही से एक ढीले पोनी टेल में बंधे हुए थे, और चेहरे के आगे आने वाले लटों को काबू करने के लिए उसने सफ़ेद हेयर बैंड लगा रखा था, जो शायद अपना काम पूरा तरह नहीं कर रहा था। कानों में सफ़ेद टॉप्स शाम की रोशनी में दमक रहे थे। उसके चेहरे पर थकन के गहरे साए थे, और रईस ग्रुप के हक में आने वाले फैसले ने उसमें मजीद बोझ का इजाफा कर दिया था। वो रेलिंग थामे आंखें बंद किए शायद सुकून तलाश कर रही थी। वो कई लम्हे इसी तरह खामोशी से खड़ी रही, जब अचानक उसके अकब से एक मानुस धीमी आवाज़ उभरी। ये आपके लिए। वली उसके पीछे खड़ा था। उसके हाथ में 2 स्टीमिंग कॉफ़ी के मग थे। एक उसकी तरफ बढ़ाते हुए फजर की आंखें खोली और मुड़कर उसे देखा। तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं है, उसने नरमी से कहा, मगर कॉफ़ी का मग थाम लिया। वो जानती थी कि वली उसको पिए था, वफादार और काबिल, मगर गुलाम हरगिज़ नहीं। वली मुस्कुराया और कुछ फासले पर उसके बराबर में रेलिंग पर हाथ टिकाकर खड़ा हो गया। कॉफ़ी की खुशबू शाम की हवा में घुल गई। कुछ देर तक सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर की आवाज़ें उनके दरमियान हायल रहीं। फिर फजर ने खामोशी तोड़ी
उसकी आवाज़ धीमी थी। तो तुम्हारी वाइफ क्या करती है? ये सवाल वाकई गैर मुतवक्का था। वली के चेहरे पर पहले हैरत नमूदार हुई, फिर एक बेसाख्ता गरम जोश हंसी उसके होठों पर फैल गई। वो मुड़ा और फजर को देखा, जो उलझी हुई नज़रों से उसे ही देख रही थी। वली की हंसी फजर के चेहरे पर हैरानी ले आई थी। हुक्म देती है, रोब झाड़ती है, उसने शरारत से कहा। फजर उसे हैरानी और तजस्सुस से देखने लगी। वो वाकई एक अच्छा इंसान लगता था। और तुम क्या करते हो? फजर का अगला सवाल फौरन ही आ गया था। इस बार वली ने भी रुख मोड़ा। उसकी नजरें फजर के चेहरे पर थीं। हुक्म मानता हूँ, रोब सहता हूँ, उसने थोड़े ड्रामी अंदाज में कहा। वली की बात सुनकर फजर का चेहरा बेसाख्ता सुर्ख हो गया। वो फौरन मुड़ गई और कॉफ़ी का घोट लिया। उसका समाजी दायरा ऐसा नहीं था जहाँ ज़िंदगी के साथियों के बारे में ऐसे बेतकल्लुफ़ तबादले होते हों, और ना ही उसके इतने करीबी दोस्त थे। वो ये जवाब सुनकर वो वाकई छटपटा गई थी। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने दोबारा बोली। अब की बार आवाज़ में हल्की सी झिझक थी। तुम 24 में से 16 घंटे तो मेरे साथ बंधे रहते हो। वो नाराज़ नहीं होती? वली के चेहरे से शरारत गायब हो गई। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी उतर आई। वो नाराज़ है, रूठ कर चली गई है। अगले जवाब पर फजर मज़ीद हैरान हुई। उसने मुड़कर वली को देखा। उसके चेहरे पर तकलीफ़ वाज़ेह थी। मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके सवाल करने से पहले ही वली ने वजाहत कर दी। उसकी आवाज़ में गहरी संजीदगी थी। उतरती शाम पहले से ज़्यादा खामोश और उदास महसूस होने लगी थी। रईस ग्रुप के हक़ में फ़ैसला, उसे कबूल करना और आने वाली जंगों के लिए तैयार रहना, सब कुछ पसे मंज़र में चला गया था। खामोशी का वक्फा तवील हुआ, फिर वली की आवाज़ उभरी, मोहतात मगर संजीदा। आपसे एक बात पूछूं? फजर ने सिर्फ अस्बात में सर हिलाया। उसकी नज़रें अभी तक दूर खला में थी। आप सफ़ेद रंग बहुत पहनती है, ऐसा क्यों? उसकी नज़रें फजर के सफ़ेद लिबास पर थी। फजर ने धीरे से सर मोड़ा। उसकी आंखों में कोई गहरा ख्याल था। सफ़ेद वली का पसंदीदा रंग था, मगर वह अक्सर इसी रंग में नज़र आती थी। उसने वली की आंखों में देखा और एक ऐसा जवाब दिया जो उसके साथ खड़े शख्स के वजूद को हिला गया। एक बेवा पर इस रंग से ज़्यादा क्या सूट करेगा? ये ऐसा जवाब था जिसने वली के पैरों तले से ज़मीन खींच ली। उसे अपना आप किसी कब्र में गाड़ता महसूस हुआ था। उसके चेहरे पर मोतिया काला साया लहराया। वो वाकई उसे मरा हुआ समझती थी और ख़ुद को उसकी बेवा। एक लम्हे को उसके दिल में शदीद नाकाबिले बर्दाश्त दर्द हुआ। आंखों के सामने 2.5 साल पुराने मनाज़िर तेजी से नाचने लगे, जिसे फजर के लिए, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिससे दोबारा मिलने के लिए वो इतना कुछ सहकर मौत के मुंह से निकल कर अपनी शनाख्त छुपाकर दुश्मन के दिल में जगह बनाकर यहाँ आया था। वो उसे मर चुका समझती थी और उसके नाम की निस्बत खुद से जोड़ चुकी थी। उसके सीने में दर्द की लहर उठी, इतनी शदीद के जैसे कोई मुट्ठी में दिल को मसल रहा हो। अल्फाज उसके हलक में दम तोड़ गए। कुछ गर्म कड़वाहट सा हलक में उटक गया। पिछले 6 माह पाकिस्तान में रहते हुए एक दिन, एक लम्हा उसने सिर्फ फजर तक पहुंचने की, उसकी खबर रखने की कोशिश में गुजारा था। 6 माह पहले जब उसने उसे दूर से हंसते हुए देखा था, उसका दिल धड़कना भूल गया था। रईस जिसे शातिर ताकतवर शख्स का भरोसा जीतना आसान नहीं था, वो उसी की नाक के नीचे रहकर उस पर नज़र रख कर एक खतरनाक खेल खेल रहा था। किसके लिए? इसी लड़की के लिए जो उसे मरा हुआ समझकर बेवा बनी घूमती थी। उसके जहन में पिछले 6 माह की जद्दोजहद, खतरात, कुर्बानियाँ, नाकामियाँ सब एक फिल्म की तरह चल गई। सब कुछ इतनी आसानी से कहाँ मिलता है। उसे नहीं मालूम था कि इस एक जुमले के बाद अब आगे क्या होने वाला था। उसकी दुनिया एक लम्हे में उलट गई थी। वो बस खामोशी से खड़ा रहा। उसके वजूद में दर्द और सन्नाटा चीख रहा था। अगली किस्त 15 दिन बाद इंशाल्लाह जारी है। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा एपिसोड कंप्लीट। और मुझे इस एपिसोड का काफ़ी वेट था कि क्या होने वाला है पाकिस्तान में। और अभी फजल के साइड की स्टोरी दिखाई है कि 2.5 साल में क्या हुआ है, लेकिन अभी वली के साइड की स्टोरी रहती है कि वो रईस से कैसे मिला है और कैसे और किस लिए रईस ने फजर के पास भेजा है। तो नेक्स्ट एपिसोड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मुझे वली और फजर की केमिस्ट्री अब अच्छी लग रही है, लेकिन ये समझ नहीं आया अभी तक कि फजर को किसने मारना चाहा था और किसने भेजा था उसे। तो ये भी नेक्स्ट एपिसोड में शायद मालूम होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।